अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सना ऑडियो में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल कभी शाम ढले की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। अब्बा ठीक 15 दिन बाद की तारीख तय करके चले गए और थोड़े से दिनों को गनीमत जानकर अली ने अपनी तमाम आरज़ुओं को बेलगाम छोड़ दिया। फारीना की बेजारियों, बेनियाजियों और झंझलाहटों को शिद्दत से महसूस करने के बावजूद उसने अपनी किसी ख्वाहिश को नहीं दबाया। चलो फारीना, ज्वेलरी तुम खुद पसंद कर लो। चची जान की मौजूदगी में वो उसे मुखातिब करके बोला था। फारीना होंठ खींच कर तीखी नजरों से उसे देखने लगी। ठीक तो कह रहा है, पहननी तुम्हें है, अपनी पसंद से ले लो। चची जान ने अली की तरफदारी में कहा तो वो सुलग कर बोली, पहले भी मैंने अपनी पसंद से ही ली थी, कितना अरसा पहनी। चची जान ने सटपटा कर अली को देखा तो वो कस्तन की चेन गिराकर उसे उठाने के बहाने फौरन नीचे झुक गया, क्योंकि इस जवाब की उसे भी तवक्का नहीं थी और संभलने में कुछ वक्त लगा था। फिर सिर्फ उसे सुनाकर धीमी आवाज में बोला, ख्वाह एक रात के लिए ही सही, पहननी तो है। फिर उठ खड़ा हुआ और उसके हुलिये पर नजर डालते हुए बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम चेंज करके आओ। तुम? वो जाने क्या कहने जा रही थी कि उसने बस एक उंगली उठाने पर इत्तेफाक किया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो उसी हुलिये में आई और बैठी तो गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो अली? नहीं, ऐसा गुमान भी न करना। वो उसका तेज लहजा नजरअंदाज करके धीरज से बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर और क्या मकसद है तुम्हारा? वो बहुत तिलमिलाई हुई थी। अंजाम से नजरें चुरा कर इस वक्त मुझे सिर्फ ये ख्याल है कि मैं शादी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। वो एक नजर उस पर डालकर कहने लगा, तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। जब मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ये चंद दिन मेरे साथ हंसी खुशी गुजारने में तुम्हारा क्या जाएगा? तुम खुश हो? वो उसकी सारी बातें नजरअंदाज करके एक ही बात में उलझ कर बोली थी। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। क्यों? मेरा मतलब है, ये खुशी की बात तो नहीं है। शादी का दूसरा नाम ही खुशी है और तुम ना चाहो तब भी इस खुशी में मेरी खुशी शरीक है। अली ने अपनी तवज्जो एक मोड़ काटने पर मरकूज रख कर कहा तो वो कुछ रुक कर बोली, सुनो, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? दे भी सकता हूँ, वो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ बोला और वो चीख पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? चिल्लाओ मत, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को अहम जाना है और अभी भी मेरे पेश नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी है। वो उसे टोक कर एकदम संजीदा हो गया तो वो जुस्बुस सी होकर सीधी होकर बैठ गई। फिर रास्ते पर ध्यान दिया तो पूछे बगैर रह न सकी, ये तुम कहाँ जा रहे हो? अली ने फौरन जवाब नहीं दिया। जब मतलूबा जगह गाड़ी रोकी तब उसे देखकर बोला, चाचा जान का ख्याल है हमें शादी के बाद कुछ अरसा यहाँ रहना चाहिए, इस अपार्टमेंट में। चलो तुम्हें मैं दिखा दूं। बल्कि वो बात अधूरी छोड़कर नीचे उतर गया और उसके आने तक खुद को खासा लापरवाह जाहिर किया। हालांकि जानता था कि वो बुरी तरह तिलमिला गई है, लेकिन खिलाफे तवक्का वो कुछ नहीं बोली और अपार्टमेंट में दाखिल होकर भी खामोशी से इधर उधर देखने लगी। 2 कमरे बिल्कुल खाली थे और तीसरा सामान से भरा हुआ था, यानी बकिया 2 कमरों का सामान भी यही मौजूद था। उससे पूछा नहीं और वो खुद ही बताने लगा, ये सब अभी खरीदा है, कल दिन में आकर तुम अपनी मर्जी से सेट कर लेना, बल्कि हम मिलकर सजाएंगे। क्या ख्याल है, ये बेडरूम ठीक रहेगा ना? या? अली ने तरंग में बोलते हुए उसे देखा, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। वो हैरान होकर फौरन उसके पीछे नहीं लपका। इत्मीनान से सिगरेट सुलगा कर 2-3 कश लिए, फिर खाली कमरों में झांकते हुए टेरेस पर आया तो वो रेलिंग के पास खड़ी नजर आई तो गालिबन खुद पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ थी। वो उसके करीब आकर अनजान बनकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों चली आई? अली, तुम मेरी मजबूरी से? नहीं, वो फौरन बोल पड़ा, ये सब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि ये शादी किन शराइत पर हो रही है। तुम बार बार मुझे इल्जाम मत दो, तुमने खुद किसी को भी बताने से मना किया है। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हें देखूं या चची जान और चाचा जान को? तुम इतने बेबस नहीं हो अली जितना खुद को जाहिर कर रहे हो। वो सख्त शाकी नजर आ रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे दूर फेंकते हुए बोला, हमें एक दूसरे से शाकी नहीं होना चाहिए फारीना। चलो, मैं चाचा जान को मना कर दूंगा कि हम यहाँ अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। उसने चौंक कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। तब वो उसे चलने का इशारा करके आगे चल पड़ा।
घर से वो जाने क्या सोच कर निकला था, लेकिन अब उसका अपना मूड खराब हो चुका था। उसे ज्वेलर के पास भी नहीं ले गया और सीधा घर चला आया। तमाम रास्ते वो खामोश रही थी, लेकिन जब घर के सामने उतरने लगी तब उसे देखकर बोली, सुनो, तुम बाबा से कुछ नहीं कहोगे। अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे दो, मैं कल दिन में जाकर सेटिंग कर दूंगी। उसने जेब से चाबी निकालकर उसके हाथ में रखते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरा मतलब है इतना भारी सामान। मैं परवीन को साथ लेकर जाऊंगी, वो फौरन बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो उसका हाथ छोड़कर उससे पहले ही अंदर चला गया। उसके अंदर अजीब टूट फूट हो रही थी। जहन खाली नहीं था, मुख्तलिफ सोचें थीं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोचना क्या चाह रही है। कभी सनी का ख्याल आता, कभी खावर, और फिर अली। अली, वो धीरे से बड़बड़ाई। शायद उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, बल्कि शायद मैं उसके साथ। फोन की बेल ने उसकी तवज्जो खींच ली तो गहरी सांस के साथ उसने रिसीवर उठा लिया। कैसी हो फारीना? दूसरी तरफ से खावर था और उसकी आवाज सुनकर जाने की वो खामोश सी हो गई। फारीना, क्या हुआ है? बोलो ना। खावर ने टोका तो वो आहिस्ता से बोली। क्या बोलूं? क्या हुआ है यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खावर ने पूछा। पता नहीं खावर, मुझे क्या हो रहा है। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं शायद गिल्टी फील कर रही हूँ, उसने कहा तो खावर बेसब्री से बोला। क्यों? क्यों गिल्टी फील कर रही हो? वो अली है ना, वो बहुत खुश है। आई मीन इस शादी से। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। फिर खावर अब ठिठका था। फिर ये कि मुझे लग रहा है जैसे मैं उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। वो रुक रुक कर बोली थी। ऐसा मत सोचो जान, वो बमुश्किल खुद पर काबू पाकर बोलने लगा था। तुमने उसे मजबूर तो नहीं किया, और ना ही तुम उसे धोखा दे रही हो। हर बात उस पर पहले से वाज़ेह है और वो अपनी मर्जी से आमादा हुआ है। मेरी बात समझ रही हो ना? उसका अंदाज खोया खोया था। तुम दिल पर बोझ मत डालो, बस कुछ दिनों की तो बात है। हाँ। उसके होंठों से हाँ की सूरत में गहरी सांस खारिज हुई थी। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही फारीना, ऐसा करो मेरे पास आ जाओ, उसने कहा तो वो फौरन बोली थी। नहीं खावर, अब नहीं। क्या मतलब? वो फिर ठिठका था। मेरा मतलब है जब तक ये मराहिल तय नहीं हो जाते हमें नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, अब तुम मुझे फोन भी मत करना, उसने कहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खावर का सब जवाब दे रहा था। मैं ठीक कह रही हूँ खावर, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वो खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। तुम्हें या अली को? उधर वो तंज से बाज नहीं आया। वो खामोश रही थी। देखो फारीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अगर एक दिन तुम्हें न देखूं तो। खावर फिर हमेशा की तरह गिरफ्त में ले रहा था, लेकिन उसने बहुत आहिस्तगी से रिसीवर क्रडल पर रख दिया, फिर अपने कमरे में चली आई। जाने क्यों दिल बोझल हो रहा था। वो खिड़की के पर्दे समेट कर उजालों को अंधेरों में छुपते देखने लगी। यकलख्त उसका जहन बिल्कुल खाली हो गया था, यानी कोई सोच नहीं थी। फारीना, उसकी मम्मा पुकारती हुई अंदर आई तो वो यूं ही गर्दन मोड़कर उन्हें देखने लगी। अंधेरे में क्यों खड़ी हो बेटा? मम्मा ने लाइट ऑन की, फिर उसे देखकर पूछने लगी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी। क्या सोच रही थी? मम्मा ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगी। अली बता रहा था वो तुम्हें अपार्टमेंट दिखाने ले गया था। जी। उसका जी इस्पात में था न सवालिया, बस यूं ही उन्हें देखने लगी थी। कैसा लगा तुम्हें? मम्मा ने कतरे शौक से पूछा था, और अब वो जरा चौंकी, फिर कहने लगी। ठीक है, लेकिन मम्मा इसकी क्या जरूरत थी? आई मीन अपार्टमेंट लेने की? तुम हमारे साथ रहना चाहती हो? मम्मा ने प्यार से उसकी ठोड़ी छूकर कहा। नहीं, मेरा मतलब है एक ही। वो एकदम एहसास होने पर खामोश हो गई, वरना कहने जा रही थी कि एक रात की ही तो बात है। क्या एक ही? मम्मा ने टोका तो वो जसवस होकर बोली। कुछ नहीं। फिर तुम अपार्टमेंट की सेटिंग करने कब जाओगी? मम्मा ने पूछा तो वो झुंझला गई। चली जाऊंगी, किसी भी दिन चली जाऊंगी। उसके साथ वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो जब घर में दाखिल हुआ तो मगरिब की अजान हो रही थी। चची जान को नमाज के लिए अपने कमरे में जाते देखकर उसने खुद ही परवीन को पुकार कर चाय का कहा। फिर अपने कमरे में आ रहा था कि फोन की बेल पर मुड़ गया और रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ खावर की आवाज पहचान कर बोला। अली, प्लीज जरा फारीना को बुला दें। क्यों? अली की पेशानी यकलख्त चिकन आलूद हो गई और किसी तरह अपनी नागवारी छुपा नहीं सका। मुझे उससे कुछ बात करनी है।
خاور نے کہا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہیں یا چچا جان سے، فارینہ سے آپ کی بات نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ دوسری طرف تمسخر اڑایا گیا تھا، جب تک میں نہ چاہوں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ اس نے ریسیور پٹکا اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن ایک پل چین سے نہیں بیٹھ سکا۔ خاور کے تمسخرانہ لہجے نے اس کے اندر انگارے بھر دیے، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ مان کسی خیال کے تحت چونکا، فوراً اپنے کمرے سے نکل کر فارینہ کے کمرے میں بنا دستک دیے داخل ہوا۔ خاصا جارحانہ انداز تھا۔ اسے جانماز پر کھڑے دیکھ کر بس ایک پل کو ٹھٹکا، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے ادھر سے ادھر ٹہل کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا، اور جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب تیزی سے آ کر اس کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے تھام کر بولا، جس رب سے مانگ رہی ہو اس کی قسم کھا کر کہو مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ فارینہ اس کے اس طرح سامنے آنے سے حیران تھی، مزید اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے دیکھ کر قدرے سہم گئی، پھر بھی بظاہر سکون سے ٹوکتے ہوئے بولی، جانماز سے ہٹو، بے ادبی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نظر جانماز پر ڈالی، پھر ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس کی کلائیاں نہیں چھوڑی۔ میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی، کیا تم کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ تعصب سے بولی تھی۔ وہ اس کی کلائیاں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ فارینہ دعا کے بعد جانماز لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے لپیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، نماز پڑھا کرو، دل کو سکون ملتا ہے۔ تم کیوں اتنی بے سکون رہتی ہو؟ وہ سلگ اٹھا تھا۔ رہتی تھی، جب سے پڑھنے لگی ہوں سکون ہی سکون ہے۔ واقعی؟ وہ کھوجتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جما کر قریب چلا آیا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، یہ سکون نماز کا مرہون منت ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھو علی، جو بھی بات ہے صاف کہہ دو، تم جانتے ہو میں ایسے لہجوں کی عادی نہیں ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے، لیکن وہ کسی طرح اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکا۔ اسی طرح چپتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں آزاد نہ کر دوں تم خاور سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ فارینہ نے مضبوط لہجے اور بڑے یقین سے کہا۔ وہ فوراً جھٹلا نہیں سکا تو کچھ الجھ کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اپنے آپ پر پابندی لگا چکی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے جانماز رکھنے کے بہانے کارنر تک چلی گئی، پھر وہیں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ میرا اس سے رابطہ ہوگا؟ ابھی اس کا فون آیا تھا۔ علی نے اپنے طور پر اس کا اطمینان چھین لینے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے سرمنہ فرق نہیں پڑا، بلکہ بے نیازی بھی شامل ہو گئی۔ سنا ہے روز آتا ہے۔ سنا ہے؟ علی کے لہجے میں آپ بھی طنز سے مٹایا، جسے محسوس کر کے اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں اور ناگواری سے جتا کر بولی، دیکھو علی، تم ابھی مجھ پر حق جتانے والے ہو نہ پابندی لگانے والے۔ تمہارے نکاح میں آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کی میں خود ذمہ دار ہوں اور تمہارے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہوں۔ کسی شرط کی بنیاد پر مجھ سے شادی پر آمادگی ظاہر کر کے تم نے مجھے خرید نہیں لیا۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت خاور سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ کیا کر لو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ شادی سے انکار کر دو گے؟ جاؤ اسی وقت انکار کر دو۔ اف یہ لڑکی! جب وہ سمجھتا تھا کہ اس پر حاوی ہونے جا رہا ہے وہی منہ کی کھاتا تھا۔ حقیقتاً دل چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ مشکل ضبط سے بولا، بے شک تم میرے سامنے جواب دہ نہیں ہو، لیکن کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں تمہیں ضرور جواب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پلٹ کر جانے لگا تو وہ پکار کر بولی، سنو علی، مجھے یقین ہے تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ وہ رکا تھا، اس کی بات سن کر ذرا سی گردن موڑی، لیکن پھر اسے دیکھے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ خاور علی کی بات سے بے حد تل ملایا ہوا تھا اور اسی حالت میں مسلسل فارینہ کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، لیکن کوئی ریسیور نہیں اٹھاتا تھا، اور فارینہ کا موبائل جانے خراب تھا یا اس نے خود ہی بند کر رکھا تھا۔ بہرحال اس کا کسی طرح بھی فارینہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس کا ذمہ دار وہ علی کو ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ فارینہ سے تمہاری بات نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ وہ ریسیور پٹک کر دانت پیسنے لگا تھا۔ علی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اسے تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری زندگی روتا رہے گا۔ وہ غصے میں انتہائی خونخوار ہو رہا تھا۔
बस नहीं चल रहा था कैसे अली को घसीट कर ले आए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और इस वक्त उस तक रसाई तो नहीं हो सकती थी। सामने रखे कांच के खूबसूरत फूलदान की शामत आ गई। उसे उठाकर दीवार पर दे मारा तो नन्हे नन्हे कांच के टुकड़े सारे कमरे में फैल गए। यही हशर करूंगा मैं उसका, वो जहर खुन से बोला। तब ही जोया दरवाजा धकेलती हुई अंदर आ गई। हेलो। जोया की जोरदार आवाज पर वो जिस तरह गुस्से में बैठा था उसी अंदाज में उसे देखने लगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? जोया ने आगे आकर उसकी खूंखार आंखों में देखते हुए टोका। मैं उसका खून कर दूंगा। खावर हथेली पर जोर से मुक्का मारकर धाड़ा था। किसका? फारीना का? जोया ने बेसाख्ता कहकर होठों पर हाथ रखा था। नहीं, उसके कजन का। वो इस वक्त अपने आप में नहीं था। जब ही उसकी बात पर तवज्जो दी न हरकत की। क्यों? उसके कजन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जोया ने अब संभल कर पूछा। बहुत कुछ। मेरी तौहीन की है उसने, और मैं अपनी तौहीन का बदला जरूर लूंगा, उसने कहा। तो अब जोया कतरे उकता कर बोली। अच्छा प्लीज अभी तो तुम रिलैक्स हो जाओ, वरना मैं चली जाऊंगी। धमकी? वो अब कोशिश से चीखा था। देखा कैसे मेरी धमकी काम कर गई? फौरन मूड ठीक हो गया तुम्हारा, जोया ने कहा। अरे मेरा मूड तो तुम्हें देखते ही ठीक हो गया था, कांवर ने गहरी सांस खींचते हुए मखमूर लहजे में कहा। फिर उसका हाथ खींचकर बिठाना चाहा था कि वो बोल पड़ी। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। फिर? चलो कहीं बाहर चलते हैं, जोया ने कहा। तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं चेंज करके आता हूँ, फौरन आना, बस 5 मिनट में, वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। और वाकई 5 मिनट में तैयार होकर आया तो सनी की गवर्नेंस सामने आ गई। साहब, सनी का बुखार नहीं उतर रहा, गवर्नेंस ने कहा। तो वो पूछने लगा, दवा दी थी? जी साहब। तो परेशान क्यों होती हो, बुखार उतर जाएगा, वो कहकर जोया के साथ बाहर निकल गया। तुम सनी को फारीना के पास क्यों नहीं भेजते थे? जोया ने उसके साथ गाड़ी में बैठते हुए कहा। अभी नहीं, वो शायद बेध्यानी में कह गया था। क्या मतलब? जोया ने टोका। तो वो पहले चौंका, फिर मुस्कुरा कर बोला था। भेज दूंगा, जरा सनी की तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसे फारीना के पास भेज दूंगा। मेरा ख्याल है वो माँ को मिस कर रहा है। खावर ने इस मौजू से हटने की खातिर कैसेट ऑन कर दिया था। क्यों? मैं उसे धोखा क्यों नहीं दे सकता? बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए अली का सुलगता हुआ जहन बस इसी नहज पर सोचे जा रहा था। जब वो मेरी तजलील कर सकती है, मेरे जज्बों से खेल सकती है, मुझे फालतू मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकती है, फिर मैं क्यों नहीं उसके साथ खेल सकता? क्यों उसे धोखा नहीं दे सकता? मुझे चचा जान और चची जान का ख्याल आता है। कितनी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, कितना मान है उन्हें मुझ पर। अंदर कहीं जवाज भी मौजूद थे। और वो फारीना, उसे इतना यकीन क्यों है कि मैं उसे धोखा नहीं दे सकता? शायद उसके ख्यालों में चचा जान के एहसानों के बोझ तले दबकर मैं अपनी आजादी खो चुका हूँ। और वो ख्वाह कुछ भी समझे, उसकी जिद में भी वो चचा जान और चची जान की मोहब्बतों और शफकतों से नहीं निकल सका। अगर वाकई एहसान होता तो एहसान का बदला चुकाया जा सकता था, लेकिन मोहब्बतों का कर्ज अपनी हस्ती मिटाकर भी नहीं उतारा जा सकता। और वो उनका मकरूज था, वो कैसे उन्हें रंज दे सकता था जिन्होंने कभी एक पल उसे रंजीदा नहीं होने दिया था। फिर वो उस लड़की को जरूर सबक सिखाएगा, आखिर में उसने फैसला कुन अंदाज में सोचा था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि पता नहीं फारीना ने अपार्टमेंट की सेटिंग की है या नहीं, और यही देखने के लिए उसने वहीं से गाड़ी मोड़ दी। उसे कोई तजस्सुस था, न फारीना से कोई उम्मीद, बस ये ख्याल कि अगर उसने सेटिंग नहीं की तो वो खुद आज की तारीख में ये काम निपटा देगा, क्योंकि अब गिनती के चंद दिन ही रह गए थे, उसे और भी बहुत से काम थे। फिर अब्बा भी आजकल में अम्मा और बहनों को लेकर आने वाले थे। उसका ख्याल था वो उन्हें अपार्टमेंट में ही ठहराएगा। बहरहाल वो सोचता हुआ अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ आया और अभी जेब में दूसरी चाबी तलाश कर रहा था कि अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। गालिबन कोई चीज घसीटी गई थी। चाबी की तलाश छोड़कर उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। वो आराम से अंदर आ गया और लाउंज में ही रुककर देखने लगा। पहला कमरा ड्राइंग डाइनिंग, दूसरा कमरा बेडरूम और तीसरे में भी बेड नजर आया। और फारीना पता नहीं कहाँ थी, शायद टेरेस पर। वो कस्तन उसकी तरफ से ध्यान हटाकर वहीं लाउंज में सोफे पर बैठा ही था कि वो सामने किचन में नजर आ गई। स्टूल पर खड़ी ऊपर बने कैबिनेट में बर्तन रख रही थी। उसने जरा सा खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया
तो फारीना ने बस यूं ही सरसरी अंदाज में देख लिया, फिर झुक कर रैक पर से एक बंद डब्बा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और एहतियात से डब्बा कैबिनेट में डाल दिया। इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, आखिर में शायद कोई भारी चीज थी जब ही उसे पुकार कर बोली, अली जरा ये उठा दो। वो उसकी मसरूफियत देखते हुए जाने कहाँ तक सोच रहा था। उसकी आवाज पर चौंक कर उठ खड़ा हुआ और किचन में आकर बोला, तुम रहने दो, मैं रख लूंगा। फारीना ने मजीद किसी चीज की तलाश में इधर उधर देखा और गालिबन मुतमईन होकर कैबिनेट बंद कर दिया। फिर जिस तरह स्टूल से कूदते हुए बेख्तियार अली के कंधे पर हाथ रखा, उसी तरह अली भी एहतियातन उसकी कमर में हाथ डाल गया और ये पहली हरकत बेख्तियारी थी। उसके बाद उसे अपने साथ लगाने में सरासर उसके इरादे को दखल था। ये क्या बदतमीजी है, वो तड़प कर उसके बाजुओं से निकल गई। अली फौरन उसके पीछे नहीं गया। अंदर उसके रवैयों ने जो आग लगा रखी थी, अभी उसे छू कर उसके शोलों में अफसाना हो गया था। कितनी देर वो खाली खाली नजरों से इधर उधर देखता रहा, फिर वहीं से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो हाथ में पकड़ा शॉपर उसके सामने करते हुए पूछने लगा, तुम्हें चाय बनाने पर कोई एतराज तो नहीं होगा? हो भी तो मजबूरी है, क्योंकि मैं खुद भी चाय पीना चाहती हूँ। फारीना ने कहते हुए उसके हाथ से शॉपर लिया और किचन में चली गई। वो एक एक कमरे में जाकर उसकी सेटिंग देखने लगा। अचानक ख्याल आया कि ये सब वो अकेली तो नहीं कर सकती। फौरन आकर पूछने लगा, सुनो, ये सब तुमने अकेले कैसे किया? परवीन मेरे साथ थी, उसके लाए हुए बिस्किट प्लेट में निकाल रही थी। उस काम में मसरूफ रहकर बोली थी, सामान परवीन ने रखवाया है, बस जब ये थोड़ा सा काम रह गया तो मैंने उसे घर भेज दिया। वहाँ मामा को उसकी जरूरत होगी। तुम्हें कैसा लगा? I mean, सेटिंग पसंद आई? हाँ, तुम्हारी पसंद, मेरी पसंद को छोड़ो, मुझे कौन सा ज्यादा अरसा यहाँ रहना है। वो फौरन बोली उसी मसरूफ अंदाज में, और वो एकदम खामोश हो गया। फारीना ने पहले बिस्किट और केक की प्लेटें लाकर टेबल पर रखी, फिर चाय लेकर आई और बैठते ही हल्के फुल्के अंदाज में बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है? वो कुछ नहीं बोला, बस जरा से कंधे उचकाकर चाय का कप उठा लिया। फारीना बड़े आराम से खाने में लग गई। पता नहीं वाकई इतनी बेहिस थी या पोज करती थी। वो चाय पीने तक उसकी बेनियाजी पर अंदर ही अंदर कुटता रहा। फिर सिगरेट सुलगाते हुए उसे मुतवज्जा करके पूछने लगा, फर्ज करो अगर मेरा इरादा बदल गया, यानी मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया, तो क्या सारी जिंदगी तुम मुझे बेईमान और धोखेबाज जैसे अलकाब से नवाजती रहोगी? नहीं अली, तुम्हारा इरादा बदलने से मेरे इरादे की मजबूती में फर्क नहीं आएगा। वो हनूस इत्मीनान से थी। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझा और ठिठका भी था। मतलब ये कि मैं तुम्हें बेईमान और धोखेबाज कहने में वक्त बर्बाद करने के बजाय कोर्ट पहुंच जाऊंगी। वो इतने आराम से बोली जैसे कोई बात ही ना हो, और वो चकरा गया। यानी ये लड़की तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद उसके पास आई थी, और ये अच्छा हुआ अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखने के लिए बैठी नहीं रही। चाय के बर्तन उठाकर किचन में चली गई। शायद कप धोकर रख रही थी। इस दौरान वो खुद पर काबू पाने में लगा रहा और अभी पूरी तरह नहीं संभला था कि वो दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती हुई आ गई। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। हाँ, वो बिला इरादा फौरन खड़ा हो गया। फिर अपनी एक एक जेब में हाथ डालकर जाने क्या तलाश करने लगा। वो चुपचाप देखे गई और जब वो चलने लगा तब उसके पीछे चल पड़ी। उस रात कितनी देर तक वो बस यही सोचता रहा कि फारीना से वो कभी नहीं जीत सकेगा। वो हमेशा उसे मात देती रहेगी। गुज़िश्ता दिनों वो कितने इत्मीनान से था, क्योंकि शादी पर आमादगी जाहिर करते ही उसने चचाजान को फारीना के इरादों से आगाह कर दिया था कि वो उससे सिर्फ हलाला की शर्त पर शादी करना चाहती है, जबकि वो पूरी ईमानदारी से उसे और उसके बच्चे को कबूल करने को तैयार है। और चचाजान जाहिर है खुद यही चाहते थे। इसलिए उन्होंने और चची जान ने भी उसका साथ देते हुए उससे कहा था कि वो फारीना की बात को कोई अहमियत न दे, और ये सरासर उसके अपने अख्तियार में है। फारीना कुछ नहीं कर सकती। चचा जान ने यहाँ तक कहा था कि अगर फारीना ने तलाक का मुतालबा किया तो वो उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे, और उसे भी इजाजत दी थी कि नरमी से नहीं तो वो सख्ती से समझा सकता है। यूं वो इत्मीनान से था कि वो अकेला नहीं है। चचा जान और चची जान उसके साथ हैं, और ख्वाह सारे जमाने को साथ लेकर चले, तब भी उस अकेली लड़की को नहीं जीत सकता। किस धड़ल्ले से कह रही थी कि तुम्हारा इरादा बदलने से मेरे इरादे की मजबूती में फर्क नहीं आएगा। और मोहम्मद अली, तुम हार गए, तुम्हें फिर मुंह की खानी पड़ेगी। उसने सोचा
لیکن پھر فوراً اپنی سوچ کی سختی سے نفی کر دی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں پہلے بھی کبھی نہیں ہارا۔ صرف اس کی خوشی کی خاطر خود اس کے راستے صاف کرتا چلا گیا، اور اب وہ اپنے ہر راستے پر مجھے کھڑا دیکھے گی۔ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ مسکرا دیا تھا اور نئے حسین دنوں کا تصور لیے سو گیا۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی تھی اور حسب سابق پہلے کمرے میں ہی کچھ ایکسرسائز کی، پھر لان میں نکل آیا۔ اوائل مارچ کی خوشگوار صبح تھی۔ مخملی گھاس پر چہل قدمی کرتے ہوئے وہ آج کے پروگرام کو سوچنے لگا تھا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے۔ آج اماں ابا اور اس کی بہنیں بھی آنے والی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ آج ہی انہیں لے کر اپارٹمنٹ میں چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس نے چچا جان اور چچی جان سے بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا طے کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اس وقت انہیں بتا دینا چاہیے، اس نے سوچا، اور جیسے ہی پلٹا اپنے پیچھے فارینہ کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہیلو، وہ بڑے دنوں بعد دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ تم کب آئیں؟ وہ بلا ارادہ پوچھ گیا۔ یہاں تو ابھی آئی ہوں، اس سے پہلے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے تھے؟ فارینہ نے اس کی بات کے جواب کے ساتھ پوچھا۔ اگر میں کہوں تمہیں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، وہ فوراً بولی۔ اچھا، وہ یوں ہی ذرا سا ہنسا تھا، پھر سر اونچا کر کے آسمان دیکھنے لگا۔ دور تک پھیلے آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل منڈلا رہے تھے۔ علی، فارینہ نے دھیرے سے پکارا تو وہ فوراً اسے دیکھنے لگا۔ جانے کیا بات تھی کہ وہ پکار کر سر جھکا گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے ٹوکا تو وہ یوں ہی سر جھکائے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں علی، مجھے لگ رہا ہے جیسے… وہ پھر خاموش ہو گئی۔ تم کچھ کہہ رہی تھی، اس نے کچھ انتظار کے بعد پھر ٹوکا تو وہ اپنے آپ میں الجھنے لگی۔ میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ تمہارے لیے۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس شادی سے خوش ہو، لیکن علی، یہ شادی تو نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ وہ پوری جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جو بھی ہے، تم بہرحال اسے خود پر طاری مت کرو۔ ایک دن کی تو بات ہے، اور میں چاہتی ہوں اس ایک دن کو تم کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ اسی طرح الجھ کر بول رہی تھی۔ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ اس کے الجھنے سے وہ بھی قدرے الجھ گیا تھا۔ تمہارے لیے کہ تم جب بھی نئی زندگی شروع کرو تو اس میں کوئی کسک نہ ہو، کوئی ملال نہ ہو، بس تم خوش رہنا۔ فارینہ اس وقت جانے کس موڈ میں تھی، وہ بہرحال حیران تھا۔ تم چاہتی ہو میں خوش رہوں؟ ہاں، اور تمہاری خوشیوں کے لیے میں دل سے دعا کرتی رہوں گی، وہ بڑے خلوص سے بولی۔ علی کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا۔ کچھ ہی سال پہلے جب خاور اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا، تب وہ ایسی ہی ہوا کرتی تھی، بہت مخلص اور اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے والی۔ ان دنوں میں کھو کر وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دعا تو کرتی رہنا، مگر ابھی تم میری ایک خوشی کا خیال کر لو تو… کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری ہی بات دہرا رہا ہوں۔ ابھی تم نے کہا کہ میں اس ایک دن کو کبھی سوچوں گی نہ، تو اس طرح تم بھی اس ایک دن کے لیے باقی ساری باتوں سے نظریں چرا جاؤ۔ علی نے اپنی بات کے اختتام پر اسے دیکھا، لیکن وہ سمجھی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی آسان سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ مسکرایا۔ تم سمجھا دو۔ وہ ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگا، پھر رسٹ واچ پر نظر ڈال کر بولا، مجھے آفس جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سوچنے لگی، اور جب سمجھی تو گہری سانس کے ساتھ بڑبڑائی، تو علی اس ایک دن کو یادگار بنانا چاہتا ہے، بے وقوف۔ شادی ایک بڑے ہال میں تھی، اور گو کے اس مقصد کے لیے اس نے اپارٹمنٹ لیا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے اپارٹمنٹ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور فارینہ کو رخصت کرا کے واپس گھر لے آیا۔ وہی کمرہ جس پر شروع دن سے اس کے نام کی مہر لگ گئی تھی، جہاں پہلے فارینہ بے تکلفی سے آتی تھی، پھر آخری بار شادی کا کہنے آئی تھی، بلکہ اس کی زندگی کی ایک رات مانگنے۔ کاش وہ اس سے اس کی زندگی مانگتی۔ بہرحال اس وقت وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ علی نے بڑے دکھ سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آج بھی وہ اس کے لیے روز اول جیسی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی خود پر ضبط کرنے کی، لیکن اتنا ہی بے اختیار ہو گیا، اور جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھنے کے لیے ذرا سا جھکا تو بہت آہستگی سے اس کے حنائی ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ فارینہ کی بے نیازی میں فرق آیا، نہ وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔
وہ اس کے ہاتھوں کو ذرا سا دبا کر پیچھے ہٹ گیا اور یوں ہی چاروں طرف نظریں دوڑا کر آخر میں اسے دیکھا۔ بہت چاہنے کے باوجود کوئی بات ہونٹوں تک نہیں آئی تو کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے کے آخری سرے پر چچی جان شاید اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ پھر بھی ان کے پاس نہیں گیا اور وہیں سے ذرا سا اسفات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا تو چچی جان نے آگے آ کر پہلے لاؤنج کی، پھر برآمدے کی لائٹ آف کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تو اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لمحے چپ چاپ سے رکھ رہے تھے اور جب فارینہ کو اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی تب اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ علی کمرے میں موجود نہیں تھا اور باہر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، بلکہ سوچا علی کے آنے سے پہلے خود کو سنہری بندشوں سے آزاد کر دے اور سب سے پہلے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر یوں ہی بے دلی سے سامنے ڈالی تو اتفاق سے وہ اس پیکٹ پر گری جو علی رکھ کر گیا تھا۔ خاموشی میں ہلکی سی آواز ہوئی جب ہی اس نے دیکھا اور پھر دوسری انگوٹھی گود میں ڈال کر پیکٹ اٹھا لیا۔ اس کے اندر کوئی تجسس نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے کھولنے لگی۔ مخملی ڈبے میں بہت خوبصورت کنگن تھے اور ان کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ۔ اس نے فوراً کاغذ اٹھا کر ڈبہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کھول کر تحریر پر تیزی سے نظریں دوڑانے لگی۔ دوبارہ سہ بارہ اس کا دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اپنے پیچھے تکیا سیدھا کر کے اس نے اس کے ساتھ کمر ٹکا دی اور کچھ دیر تک سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ جب دھڑکنیں معمول پر آ گئی تب اس نے کاغذ دوبارہ آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ فارینہ، تمہیں شاید پتا ہی نہیں کہ بہت پہلے میں نے اپنے سارے جذبے، سارے احساسات تمہیں دان کر دیے تھے۔ اس کے بعد یقین جانو میں نے انہیں تمہاری امانت سمجھ کر ان کی حفاظت کی ہے۔ ابھی بھی یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے جن میں میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تمہارے اور خاور کے درمیان کھڑی دیوار گرانے کے لیے ایک رات کی خیانت بھی نہیں، کیونکہ تم نادان ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دوبارہ خاور کی زندگی میں شامل ہو کر تم اپنی انا، خودداری اور وقار سب کھو دو گی۔ مجھے غلط مت سمجھنا فارینہ، میں تمہیں تصویر کا اصل رخ دکھا رہا ہوں۔ بہت اچھی طرح سوچ لو، میں تمہیں دوراہے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کہیں بھی رہوں تم سے غافل نہیں رہوں گا، تمہارے ہر پل سے آگاہ۔ جب تم اپنی زندگی کی کتاب سے گزشتہ باب کو پھاڑ کر بقیہ زندگی پوری ایمانداری سے میرے نام انتساب کر کے مجھے پکارو گی کہ علی بے ایمان دھوکے باز لوٹ آؤ، تو یقین کرو میں شام ڈھلنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گا۔ ہمیشہ سے تمہارا علی۔ اف، یہ علی تو سچ مچ دھوکے باز نکلا۔ فارینہ کا ذہن جیسے اچانک بیدار ہو کر بہت دور تک سوچنے لگا۔ ایک اپنی طرف کا راستہ کھلا چھوڑ کر باقی ہر راستے پر ایسی دیوار چن گیا ہے جسے اگر میں گرا بھی دوں تب بھی خاور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا تھا جو وہ ایک شب میرے نام کر جاتا؟ اب میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ اسے چھوڑ کر کسی تیسرے سے رجوع کروں۔ اس کے بعد خاور نہیں۔ اس کا سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا، پھر بیک پر سر ٹکا کر پلکیں موندیں تو سارا پانی پلکوں کو گیلا کرتا ہوا رخساروں پر چھلک گیا۔ کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے اور اپنی بے بسی سوچ کر اس کے اندر تنفر بھر گیا۔ دل چاہا ہر شے تہس نہس کر ڈالے۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے کرتے بھی علی کا دیا ہوا رونمائی کا تحفہ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تو ڈبے میں سے نکل کر خوبصورت کنگن ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور ممی سے علی کے بارے میں پوچھنے کے ارادے سے کمرے سے نکل آئی، لیکن پھر لاؤنج میں ہی رک گئی تھی کیونکہ اچانک اپنی پوزیشن آکورڈ لگنے لگی تھی۔ گو کہ اس کے اندر ارمان نہیں تھے، نہ اولین شب کی دلہنوں والی حیا، لیکن جو روسی ملبوس اس کے تن پر سجا تھا وہ اسے ممی کے دروازے پر دستک دینے سے روک رہا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی خالی خالی نظروں سے چاروں اور دیکھتی رہی، پھر شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور ڈریس چینج کیے بغیر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ نہ آخر تو دلہن کو ادھر چھوڑ کر کیوں ادھر آ گیا؟ اماں اور ابا بار بار علی سے سوال کیے جا رہے تھے اور وہ کسی طرح بھی انہیں مطمئن نہیں کر پا رہا تھا، اور جب ابا نے کہا کہ وہ ابھی جا کر چچا جان سے معلوم کرتے ہیں تب وہ جھنجھلا گیا۔ کیا معلوم کریں گے آپ چچا جان سے؟ انہی کے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ابا کے ساتھ اماں بھی حیران ہوئیں۔
مطلب ابھی میرا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی چچا جان کچھ عرصے بعد طے کریں گے۔ اب وہ سوچ کر بولا تھا، لیکن مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی تمہارے چچا نے۔ ابا نے کہا تو وہ بہت ضبط سے بولا، پہلے ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، یہ سب بعد میں طے ہوا ہے۔ پھر دھیرج سے انہیں سمجھانے لگا، ابا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں فارینہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہے، 1 سال کی تو بات ہے، پھر رخصتی بھی ہو جائے گی۔ تو مجھے پہلے بتا دیتا، ابا کا شکوہ بجا تھا۔ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا۔ چلے اب آپ اس بات کو دل پر نہ لیں اور سو جائیں آرام سے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لائٹ آف کرنے لگا تو ابا پوچھنے لگے، تو اب اسی فلیٹ میں رہے گا؟ جی، اس نے بے دھیانی میں جواب دیا تھا۔ اکیلا؟ اکیلے کیسے رہو گے بیٹا؟ کام کاج کون کرے گا اور کھانا؟ اما کو فکر لاحق ہوئی۔ سب انتظام ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے کہہ کر جلدی سے لائٹ آف کی اور ان کے کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج میں اس کی بہنیں بیدی، حمیدہ اور چھوٹی کارپٹ پر تکیے رکھے بے خبر سو رہی تھیں، اور سونا تو وہ بھی چاہتا تھا، ایسی ہی بے خبری کی نیند۔ لیکن آج کی رات بڑی قاتل تھی۔ وہ ذرا دیر کو آنکھیں بند کرتا پھر فوراً کھول دیتا، کیونکہ عروسی لباس میں اس کا سجیلا روپ نگاہوں میں بس گیا تھا۔ پھر یہ بھی تو المیہ تھا کہ وہ منزل کے قریب پہنچ کر لوٹ آیا تھا، اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ اسے صرف ایک رات کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے وقت کا انتظار کرنا تھا، اس وقت کا جب وہ پوری ایمانداری سے اس کی طرف مائل ہوگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کے اندر سے سوال اٹھا تھا۔ کیوں نہیں؟ جب وہ خاور کی اصلیت جان جائے گی تب اسے ضرور احساس ہوگا۔ اس نے سوچا اور اپنا موبائل اٹھا کر فارینہ کے موبائل پر رنگ کرنے لگا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ بھی اس کی طرح جاگ رہی ہے یا سو گئی ہے۔ اور نہ صرف وہ جاگ رہی تھی بلکہ کسی سے بات بھی کر رہی تھی، کیونکہ اس کا نمبر انگیج جا رہا تھا۔ وہ موبائل آف کرتے ہوئے اچانک ٹھٹکا اور فوراً خاور کے نمبر پش کیے تو تیسری بیل کے ساتھ ادھر سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، خاور ہی کی آواز تھی۔ وہ ششپنج میں پڑ گیا۔ کون ہے بھائی؟ اب خاور کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تو وہ بہت سرد لہجے میں بولا، میں ہوں، علی۔ علی؟ خاور نے گویا پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، علی، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں نے فارینہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے۔ زندگی کا ساتھی مطلب سمجھتے ہو؟ تم سمجھا دو۔ خاور نے تمسخرانہ انداز اختیار کیا تو اس نے ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پایا، پھر اس مضبوط لہجے میں بولا، میرے پاس تم پر ضائع کرنے کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ تم بس اتنا سن لو کہ فارینہ میری منکوہا بن چکی ہے، اور میری منکوہا سے کوئی رابطہ تو دور کی بات، کبھی اپنی زبان پر اس کا نام بھی مت لانا، انڈرسٹینڈ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر کے پھر فارینہ کے نمبر پش کیے تو ادھر ابھی بھی انگیج کی ٹون تھی۔ کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر فارینہ کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک وہ بالکل خالی الذہن سی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر جب اس کا نام لے کر پکارا گیا تب وہ دروازہ کھولنے کے ارادے سے اٹھی، لیکن اپنے آپ پر نظر پڑی تو پریشان ہو گئی۔ رات کے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اور زیورات کچھ تن پر باقی ادھر ادھر بکھرے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کا خیال تک کر کے الماری میں سے کپڑے نکالے اور فوراً واش روم کا رخ کیا۔ پھر منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے بدلنے تک وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ علی کے نہ ہونے کا کیا جواز پیش کرے گی، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ واش روم سے نکلی تو کمرے کا دروازہ کھول دیا، دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ غالباً پروین مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی اور وہ قدرے اطمینان سے ہو گئی۔ پھر پہلے بالوں میں برش کیا، اس کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ اس کی مما آ گئی اور قصدن انجان بن کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، علی کہاں ہے؟ علی؟ وہ نظریں ان پر جما کر بولی، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مما نے اسے دیکھا تو وہ انہیں کندھوں سے تھام کر پوچھنے لگی، پتا نہیں مما، علی کہاں ہے؟ بیٹا وہ تمہیں بتا کر، انہوں نے ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑی، وہ رات یہاں نہیں تھا، چند لمحوں کو آیا اور چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مما پریشان ہوئی۔ آپ انجان بن رہی ہیں مما، ورنہ علی کی سازش میں آپ بھی شریک ہیں اور ڈیڈی بھی۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر مما سٹپٹا گئیں۔ کیسی سازش؟
ये भी आप मुझे बताएंगी कि क्या साजिश की है आप लोगों ने? वो हत्थे से उखड़ने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आता आपके नजदीक अपनी औलाद से ज्यादा उसकी अहमियत क्यों है? क्या जादू किया है उसने आप पर, या फिर उसकी तरह मैं भी आपकी औलाद नहीं हूँ? मुझे भी कहीं से लाए होंगे आप लोग। बेटा बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ममा ने उसे बाहों में लेकर बिठाने की कोशिश की तो वो मजीद बिफर गई। नहीं चाहिए मुझे पानी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे अकेला छोड़ दें। प्लीज ममा, आप जाएं यहाँ से। ममा चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर कमरे से निकल गईं तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ कमर टेक कर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि मोबाइल की बजर से फिर उसके आसाब तन गए, क्योंकि पहला ख्याल अली का आया था कि यकीनन उसका रद्द-ए-अमल जानना चाहता होगा और वो उसे बख्शने वाली नहीं थी। जब ही फौरन बढ़कर मोबाइल उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ खावर था जिसकी आवाज सुनते ही वो बेड पर ढह गई। हाँ खावर, कहो। मैं क्या कहूँ फारीना, तुम बताओ तुम्हारे कजिन के क्या इरादे हैं? खावर ने पूछा तो वो एकदम रुहासी हो गई। मुझे नहीं पता खावर, वो क्या चाहता है। मुझे पता है, वो तुम्हें बांदी बनाकर रखना चाहता है। खावर ने कहा तो वो दांत पीस कर बोली, माय फुट, मैं उसे शूट कर दूंगी, पहले उससे तलाक तो हासिल करो। खावर ने जोर देकर कहा तो उसकी समझ में नहीं आया कि उसे कैसे बताए कि अली उसे किस मुकाम पर छोड़ गया है। हेलो फारीना, तुम खामोश क्यों हो गई? खावर ने पुकारा तो वो बेबसी से बोली, कुछ नहीं। सुनो, अगर वो तलाक देने में पसोपेश कर रहा है तो तुम कोर्ट से खुला ले लो। खावर फौरन मशवरा देकर फिर उस पर गिरफ्त करने लगा। देखो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सनी भी बहुत उदास है, मैं उसे बहलाते बहलाते थक गया हूँ। रोज उससे वादा करता हूँ कि आज तुम्हारी मम्मा को ले आऊंगा। तुम आ जाओ फारीना, तुम आ जाओ, मेरी खातिर नहीं तो सनी के लिए। मैं तुम दोनों के लिए आऊंगी, उसने कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर अली के बारे में सोचने लगी थी कि उसे याद आया अली ने कहा था, फर्ज करो अगर मेरा इरादा बदल गया, यानी मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया, तो क्या सारी जिंदगी तुम मुझे बेईमान और धोखेबाज जैसे अलकाब से नवाजती रहोगी? नहीं अली, मैं तुम्हें बेईमान और धोखेबाज कहने में वक्त बर्बाद करने के बजाय कोर्ट पहुंच जाऊंगी। उस वक्त उसने यही कहा था और वह ऐसा कर भी सकती थी, लेकिन फिर वही हलाला का मसला। उफ, ये अली शायद ये समझ रहा है कि मैं उसके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। माय फुट, मैं नहीं अली, तुम गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाती हूँ। वो जहरखुंदी से बड़बड़ा रही थी। रात के आखिरी पहर जाकर उसकी आंख लगी थी, जब ही सुबह बहुत देर से उठा था। अम्मा अब्बा उसके उठने के इंतजार में ही बैठे थे। वो मुंह हाथ धोकर कमरे से निकला तो अम्मा ने उसे देखते ही बेदी को पुकार कर उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय, वो बेदी से कहकर अब्बा के पास बैठ गया और कुछ देर इंतजार करता रहा कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन जाने क्यों वो बिल्कुल खामोश थे। तब वो खुद ही पूछने लगा, अब आपका क्या प्रोग्राम है अब्बा? मेरा मतलब है अभी कुछ दिन रहेंगे? ना बच्चा, हमें तो तू अभी वैगन पर चढ़ा दे, अब्बा ने कहा तो वो यूं ही अम्मा को देखने लगा। हाँ बेटा, यहाँ रहकर क्या करेंगे, तुम तो काम पर चले जाओगे। अम्मा यही समझी कि वो उनका इरादा जानना चाह रहा है। जब ही उन्होंने अब्बा की तायीद करते हुए कहा तो वो खामोश रहा। तू क्या कहता है? अब्बा ने उससे पूछा तो वो उठता हुआ बोला, ठीक है, लेकिन वैगन पर नहीं, मैं ऑफिस जाकर ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दूंगा, वो आपको छोड़ आएगा। फिर वहीं से बेदी को पुकार कर बोला, बेदी अभी चाय मत डालना, मैं पहले नहा लूं, फिर खाली चाय नहीं नाश्ता भी कर लेना। अम्मा ने कहा तो वो अस्बात में सर हिलाकर अपने कमरे में आया तो चंद सानिये दरवाजे में ही खड़ा रह गया, क्योंकि रात उसने गौर ही नहीं किया था कि उसका कमरा गुलाबों से सजाया गया था। उस वक्त गो के गुलाबों में वो ताजगी नहीं थी, लेकिन उनकी महक हर सू फैली हुई थी। उसने नजरों के जाविये बदल बदल कर गुलदस्तों को देखा, फिर गहरी सांस खींचकर बासी मगर सौंधी खुशबू अपनी सांसों में उतारते हुए उसे फारीना का ख्याल आया। अजीब लड़की है, पता नहीं इस वक्त चची जान और चचा जान के सामने क्या जवाब पेश कर रही होगी। उसने सोचा, लेकिन फिर ठिठक गया। नहीं, वो जवाब पेश करने वाली नहीं है, उसने जरूर एक हंगामा खड़ा कर दिया होगा। इस ख्याल के साथ ही वो परेशान हो गया और फिर उसने शावर लेने और तैयार होने में देर नहीं लगाई। सिर्फ 10 मिनट में तैयार होकर कमरे से निकला तो बेदी उसे देखते ही नाश्ते का पूछना चाहती थी, लेकिन वो इशारे से मना करता हुआ बाहर निकल गया।
उसे अब सिर्फ चची जान और चचा जान की फिक्र थी, ज्यादा चचा जान की, क्योंकि वो पहले ही दिल के मरीज थे। फारीना अपनी खुदसरी में अक्सर ये बात भूल जाती थी, लेकिन उसे बहरहाल एहसास था, इसलिए वो बद रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ ऑफिस पहुंचा था ताकि यहाँ से चचा जान को फोन कर सके। घर में अब्बा की वजह से मुहतात था, क्योंकि वो उन्हें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। जब ही तो उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि फारीना अभी मजीद पढ़ना चाहती है। बहरहाल जब वो ऑफिस पहुंचा तो आगे चचा जान पहले से मौजूद थे और उन्हें देखकर उसे जहां इत्मीनान हुआ वहां कुछ झिझक भी गया था। आओ अली, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था, वो खान इंडस्ट्रीज की फाइल नहीं मिल रही। चचा जान उसे देखते ही यूं बोले जैसे इस वक्त यही एक अहम बात हो। जाने वो उसे किसी किस्म के एहसास से बचाना चाहते थे या खुद को, वो समझ नहीं सका और फौरी तौर पर उससे कुछ कहा भी नहीं गया, बस बिला इरादा उन्हें देखता रह गया। क्या बात है? चचा जान ने टोका तो अब वो चौंकने के साथ संभलते हुए पूछने लगा, जी वो आप किस फाइल की बात कर रहे हैं? खान इंडस्ट्रीज, मैं देखता हूँ, वो कहकर जाने लगा, फिर एकदम ख्याल आने पर रुक कर बोला, चचा जान मैं पहले ड्राइवर के साथ गाड़ी घर भेज दूं? खैरियत? चचा जान सवालिया नजरों से देखने लगे। जी अम्मा और अब्बा वापस जाना चाहते हैं। क्यों? मेरा मतलब है इतनी जल्दी? कुछ दिन रहेंगे नहीं तुम्हारे साथ? उन्होंने पूछा तो वो नफी में सर हिलाकर बोला, नहीं, वो जाना चाहते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, चचा जान ने कहा तो वो चंद लम्हे रुककर उनके कमरे से निकल आया। फिर पहले ड्राइवर को कुछ हिदायत देकर घर भेजा, फिर चचा को उनकी मतलूबा फाइल पहुंचाकर अपनी सीट पर आ बैठा और पैड उठाकर आज की तारीख का काम चेक करने लगा। लेकिन उसका जहन कुछ भी करने पर आमादा नहीं था, क्योंकि सारा ध्यान फारीना की तरफ मुंतकिल हो गया था। चचा जान जिस तरह मुतमईन नजर आ रहे थे उससे वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सका और असल सूरत हाल चची जान से ही मालूम हो सकती है। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए तो दूसरी तरफ से खासी ताखीर के बाद चची जान की आवाज सुनाई दी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चची जान। उसने फौरन सलाम किया। खुश रहो, चची जान ने बस इसी कदर कहा था। कैसी हैं आप चची जान? और वो फारीना? फारीना का नाम आप ही आप उसके होठों से फिसल गया था। फारीना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है बेटा, मैं कितनी बार दरवाजा पीट चुकी हूँ लेकिन वो नहीं खोलती, चची जान ने बताया तो वो वाकई परेशान हो गया। ये तो बड़ी खतरनाक बात है चची जान, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे चचा जान कह गए हैं इसे मत छेड़ो। अब बताओ मैं क्या करूँ? चची जान ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। मैं क्या बताऊं? आप थोड़ा इंतजार करें, हो सकता है वो सो रही हो, उठेगी तो खुद ही दरवाजा खोल देगी। वो उनसे ज्यादा खुद अपने आप को तसल्ली दे रहा था। पेट की आग इंसान के इरादों को सिर्फ कमजोर ही नहीं बनाती, तोड़ फोड़ कर रख देती है। उसने रात से कुछ नहीं खाया था और अब दोपहर ढल रही थी। भूख से बुरा हाल था और चक्कर भी आने लगे थे। दोपहर के खाने के लिए मम्मा कितनी बार उसे बुलाकर जा चुकी थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था और अब खुद से खाने के लिए निकलने में उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। जब ही पहले शावर लेकर तैयार हुई, फिर कमरे से निकल कर आई तो लाउंज में मम्मा परेशान बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बेटा तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो? क्या किया है मैंने? बोल्टा उनसे पूछने लगी। कुछ नहीं किया, चलो पहले खाना खा लो, मम्मा ने बहस से बचने की खातिर उठते हुए कहा तो वो बेनियाजी से बोली, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, चली जाना, पहले खाना, मर नहीं जाऊंगी अगर एक दिन नहीं खाऊंगी तो। वो उनकी बात काट कर तेज लहजे में कहती हुई तेजी से बाहर निकल आई और उसी तरह उसने बहुत स्पीड से गाड़ी गेट से बाहर निकाली थी और करीबी रेस्टोरेंट से सैंडविचेस के साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर पेट की आग बुझाते ही चंद लम्हों को उसके आसाब ढीले पड़ गए थे। फिर धीरे धीरे कुछ पुरसुकून हुई तो जहन भी काम करने लगा था। सुबह से वो कुछ सोच चुकी थी और उसकी सारी सोचों में तनफ्फुर और मनफी रंग ही भरा हुआ था। अभी भी वो इसी गिरफ्त में थी। मैं अली को बता दूंगी कि मैं खावर के पास जा रही हूँ, जहरखुन से बड़बड़ाते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और नंबर पुश करके फिर एकदम मोबाइल ऑफ कर दिया। अभी नहीं, खावर के साथ बैठकर उसे फोन करूंगी। इस नई सोच के साथ उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और जाने पहचाने रास्तों पर ड्राइव करती हुई वो उसी गेट पर आन रुकी जहां वो खावर के साथ रुखसत होकर आई थी। उसने खावर को भी फोन नहीं किया था कि वो उसके पास आ रही है, क्योंकि वो अचानक उसके सामने जाकर उसे हैरान करना चाहती थी और फिर सनी भी उसे देखकर कितना खुश होगा।
वो सनी की खुशी सोचती हुई गाड़ी से उतरी तो चौकीदार उसे देखकर खड़ा हो गया। सलाम बीबी जी, उसने सर के इशारे से जवाब दिया और इशारे से ही गेट खोलने को कहा तो चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया। वो बड़े आराम से अंदर आ गई। उसके ख्याल में खावर को इस वक्त बेडरूम में होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे और खावर खाना खाकर सोता तो फिर 4 बजे उठता था। इसलिए वो लाउंज से गुजरकर सीधी बेडरूम की तरफ जा रही थी कि डाइनिंग रूम से आती आवाजों ने उसके कदम रोक लिए। वो कुछ हैरान हुई और पलट कर ड्राइंग रूम तक आई थी कि एकदम ठिठक कर रुक गई, क्योंकि अंदर से किसी लड़की के जोर से हंसने की आवाज आई थी। उसके बाद खावर बोला था, जश्न हम मनाएंगे, जरूर मनाएंगे जब फारीना के हाथ में तलाकनामा आ जाएगा। तुम्हारी इन बातों से मुझे शुबा होने लगता है खावर, कहीं तुम दोबारा फारीना से शादी का इरादा तो नहीं रखते? लड़की ने तशवीश से कहा था। नहीं नहीं मेरी जान, हरगिज नहीं, दोबारा उसे अपनाने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। खावर उसे यकीन दिला रहा था। मैं तो सिर्फ उसके कजिन को मजा चखाना चाहता हूँ। बहुत तौहीन की है उसने मेरी। मेरे खुदा, वो जो उसे हैरान करने आई थी खुद न सिर्फ सन्नाटे में आ गई थी, बल्कि यूं जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर लापटका था। और अंदर खावर कह रहा था, उसका कजिन अली कितनी बार उसे मेरे पास से घसीट कर ले गया था। बहुत हर्ट हुआ था उस वक्त में, और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये जो फारीना पर हक जताता है तो मैं इसे इसका हक देकर छीनूंगा। खावर का जहरीला लहजा उधर उसके अंदर आग लगा गया था। दिल चाहा दरवाजा धकेलती हुई उसके सामने जा खड़ी हो और उसके गिरेबान में हाथ डालकर कहे, तुम नीच कमीने, तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। और वो ऐसा कर भी सकती थी, लेकिन अचानक उसे सनी का ख्याल आया कि कहीं अपनी नाकामी पर खावर सनी को उससे दूर न ले जाए। बस इसी ख्याल के तहत उसने खुद पर जब्त किया और इसी खामोशी से बाहर निकल आई तो चौकीदार फिर खड़ा हो गया। वो पहले उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई, क्योंकि उसके जहन में चक्कर चल रहे थे। फिर जल्द से जल्द यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी, जब ही तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। लेकिन फिर पलटकर चौकीदार से बोली, सुनो, खावर साहब को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। नहीं मालूम होगा बीबी जी, पर आप सनी बाबा को यहाँ से ले जाओ, चौकीदार ने कहा। हाँ, ले जाऊंगी, जल्दी ले जाऊंगी, उसने कहकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। और जब बैठी तो उसे लगा वो इस वक्त ड्राइविंग नहीं कर सकेगी। कितने लम्हे उसे अपनी हिम्मतें मुज्तमा करने में लगे। फिर भी जब उसने गाड़ी स्टार्ट की उसके हाथ कांप रहे थे। किसी भी तरह सही वो जब घर पहुंची तो पहली बार सीधी अपने कमरे में जाने के बजाय लाउंज ही से मामा मामा पुकारती उनके कमरे में आई और उनकी गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी थी। अरे ममा परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा, बताओ ना फारीना, मेरी जान क्यों रो रही हो? सनी, मुझे सनी चाहिए, मेरा बच्चा, वो रोते हुए यही कह सकी। अब उन्हें ये भी तो नहीं बता सकती थी कि जिस शख्स के लिए वो सबको नाराज कर रही थी वो कभी उसके साथ वफादार था ही नहीं। हाँ हाँ बेटा, तुम जब कहो सनी तुम्हारे पास आ जाएगा, मामा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। खावर नहीं भेजेगा उसे, वो उसे मुझसे दूर ले जाएगा। उसका खदशा जबान पर आ गया था। ये नहीं हो सकता बेटे, मैं आज ही तुम्हारे डैडी से कहूंगी कि वो खुद जाकर सनी को ले आए। मामा ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, फिर अपनी गोद से उसका सर ऊंचा करते हुए बोली, चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी। बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने अभी सैंडविचेस लिए थे, आप परवीन से कहकर मेरे कमरे में चाय भिजवा दें, वो कहकर मामा के पास से उठ गई थी। वो शाम में चचा जान के साथ ही ऑफिस से निकला था और चचा जान ने तो उससे कहा था कि वो उनके साथ घर चले। और सच तो ये है कि वो जाना भी चाहता था, सिर्फ उस लड़की को देखने जो उसकी मनकूहा बन चुकी थी। लेकिन उसे अपनी इस ख्वाहिश को दबाना पड़ा, क्योंकि उसने खुद से तय कर लिया था कि अब वो उस घर में फारीना के बुलाने पर ही जाएगा। इसलिए उस वक्त उसने चचा जान से किसी दोस्त से जरूरी मिलने का बहाना कर दिया था और पहले उन्हें रुखसत करके फिर सीधा अपने अपार्टमेंट चला आया। सुबह उसके अम्मा अब्बा और बहनें मौजूद थीं तो उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ था और अब बिल्कुल खाली खाली और तन्हा होने का एहसास सताने लगा था। वो कितनी देर तीनों कमरों में बिला मकसद चकराता रहा, फिर खुद ही चाय बनाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। शाम का वक्त था। नीचे कंपाउंड में अपार्टमेंट के बच्चे खेल रहे थे। वो पहले बेध्यानी में बच्चों का खेल देखता रहा, फिर अचानक उसका सारा ध्यान एक बच्ची की तरफ मुंतकिल हो गया।
फ्रॉक में वो गुड़िया सी बच्ची बहुत तेज तेज बोल रही थी और बाकी सब बच्चों पर यूं हावी हो रही थी जैसे उन सब की हुक्मरान हो, और उसकी हुक्मरानी देखते हुए उसका जहन बहुत पीछे भटक गया था। उस बच्ची की जगह फारीना आन खड़ी हुई थी और दूसरे बच्चों में वो खुद को तलाश कर रहा था। कितनी देर गुजर गई, तारीकी पर फैलाने लगी थी। सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट चुके थे, लेकिन उसकी नजरों के सामने अब भी आंख मिचोली का खेल जारी था। फारीना कहीं छुप गई थी और वो उसे ढूंढता फिर रहा था, और अभी वो उसे ढूंढ नहीं पाया था कि फोन की बेल से चौंकने के साथ वो हैरान भी हुआ, क्योंकि नीचे कंपाउंड में अब कोई नहीं था। वो सर झटक कर अंदर आ गया। फोन की बेल मुसलसल बज रही थी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ चची जान थी। उसकी आवाज सुनते ही तशवीश से पूछने लगी, बेटा कहाँ हो तुम? जी चची जान, मैं बस अभी आया हूँ, वो यही कह सका। फिर फौरन पूछने लगा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, और मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम यहाँ आ जाओ। चची जान ने कहा, खैरियत? कोई प्रॉब्लम है क्या? उसके ख्याल में फारीना ने कोई प्रॉब्लम खड़ी की होगी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं, तुम्हें वहां होगी खाने वगैरह की। अकेले कैसे रहोगे? यहाँ चले आओ, उन्होंने कहा तो वो उलझ कर बोला, आप मेरे लिए परेशान ना हो चची जान, मैं यहाँ ठीक हूँ और खाने वगैरह का भी कोई मसला नहीं होगा। क्या करोगे, खुद पकाओगे? नहीं, बाहर से खा लूंगा। वो जरा सा हंसा, फिर कदरे झिझक कर पूछने लगा, फारीना कैसी है? कोई हंगामा तो नहीं किया उसने? नहीं, लेकिन वो ठीक भी नहीं है। शाम में बहुत रोई, कह रही थी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। चची जान ने बताया तो वो फौरन बोला, हाँ तो सनी मिल जाएगा उसे। पता नहीं बेटा खावर के इरादे क्या हैं। चची जान आंख भरकर बोली, खावर के इरादे कुछ भी हों, आप फारीना को इत्मीनान दिला दीजिए कि उसका बच्चा जल्द ही उसके पास होगा। उसके मजबूत लहजे पर चची जान गालिबन इत्मीनान से हो गई थी। जब ही फिर पहली बात पर आ गई, अच्छा तुम यहाँ आ जाओ। अभी नहीं चची जान, जरा फारीना को संभलने और सोचने दें। अच्छा, अपना ख्याल रखना। उधर से सिलसिला मुनक़ता हो गया तो उसने रिसीवर रखकर वॉल क्लॉक पर नजर डाली। 8 बज रहे थे और अभी उसे भूख तो नहीं लगी थी, फिर भी उसे कुछ इंतजाम करके रखना था, क्योंकि भूख किसी भी वक्त लग सकती थी। यही सोचता हुआ वो अपार्टमेंट लॉक करके सीढ़ियां उतर रहा था कि सामने से आती खातून उसके सामने रुक कर पूछने लगी, सेकंड फ्लोर पर आप आए हैं? जी, मैं दिन में आई थी लेकिन आपका दरवाजा लॉक था, खातून ने कहा तो वो जसबस होकर बोला, जी दिन में कोई नहीं होता। क्यों? मेरा मतलब है आप अकेले रहते हैं यहाँ? जी, और आपके घर वाले? वो इस शहर में नहीं है। अच्छा, आप नौकरी के सिलसिले में आए होंगे। खातून बाकायदा उसका इंटरव्यू करने खड़ी हो गई थी। सॉरी, अगर आप मुझे रास्ता दें तो, उसने उकता कर खातून को सामने से हटने को कह दिया। हम आपके सामने रहते हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो। खातून सामने से हटते हुए बोले जा रही थी, थैंक यू। वो जल्दी से सीढ़ियां फलांग आया था। रात धीरे धीरे भीग रही थी और वो पिछले 1 घंटे से अपने जहन को पुरसुकून करने की सही में लगी थी, लेकिन उसे किसी तरह कामयाबी नहीं हो रही थी। और उसके साथ ये तो होना ही था, वो किस किस बात को झुठलाती। खावर से पहली मुलाकात से अब तक के तमाम वाकयात उसके जहन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चल रहे थे और उस वक्त तो उसे एहसास नहीं होता था, लेकिन अब हर मोड़ पर यूं लग रहा था जैसे वो उसे फरेब देता रहा है। और यही सच था, जिसे अगर आज वो अपने कानों से ना सुन लेती तो जाने आइंदा कब तक धोखे खाती रहती। इसमें गलती किसकी है? अचानक उसके जहन ने किसी एक बात पर गिरफ्त की थी। गलती किसकी है? गलती किसकी है? मेरी। इस एतराफ के साथ ही उसकी आंखों में सैलाब उतर आया था और आनन फानन सारे बंद तोड़ डाले थे। मैं ऐसी तो ना थी। खावर की मोहब्बत में अंधी होकर कितनी खुदगर्ज बन गई कि फिर सारे फैसले खुद कर डाले। मम्मी डैडी की खुशी का ख्याल ही नहीं किया। मेरे साथ यही होना चाहिए था। बहुत दुख दिए हैं मैंने मम्मी डैडी को। डैडी दिल के मरीज हो गए और मम्मी सारा वक्त मेरी फिक्र में रहती हैं। कैसी औलाद हूं मैं? क्या ऐसी होती हैं बेटियां? नहीं, बेटियां तो हर पल माँ बाप को सुख आराम पहुंचाने की फिक्र में लगी रहती हैं। और मैं, उफ, कितनी बुरी हूं मैं। उसकी सिसकियां तेज होने लगी तो उसने तकिया खींचकर मुंह पर रख लिया। अब एहसास जागा था तो अपनी सारी जातियां नाफरमानियां याद आकर तड़पा रही थी। पता नहीं मैं तलाफी कर सकूंगी कि नहीं।
वो यूं ही रोती और बहुत कुछ सोचती हुई जाने कब नींद की वादियों में उतरी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो काफी दिन चढ़ाया था। कुछ देर वो खाली जहन सी यूं ही इधर उधर देखती रही। फिर जब याद आया कि वो रात कितना रोई, कितना तड़पी थी, तब फिर उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी। वो फौरन उठ गई और मुंह हाथ धोकर कमरे से निकलने वाली थी कि मोबाइल पर बजर सुनकर वापस पलट आई और स्क्रीन पर खावर का नाम देखकर वो कि उसके अंदर अंगारे भर गए थे, फिर भी उसने बहुत जब्त करते हुए मोबाइल उठा लिया। हेलो, कैसी हो फारीना? खावर ने हमेशा की तरह जज्बाती लहजे में कहा तो वो जो रात सोच कर सोई थी उसी हिसाब से खिलखिला कर बोली, बहुत अच्छी और बहुत खुश। वाकई? खावर ने कतरे हैरत से पूछा। हाँ खावर, मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ। तो अपनी खुशी में मुझे शरीक नहीं करोगी? खावर के लहजे में उससे वाबस्तगी का इजहार था, लेकिन वो महसूस कर रही थी जैसे उसका दिल डूब रहा हो। तुम्हें नहीं शरीक करूंगी तो और किसे करूंगी? और फिर ये सिर्फ मेरी खुशी तो नहीं है, सुनोगे तो तुम मुझसे ज्यादा खुश होगे। जल्दी बताओ फारीना, प्लीज। खावर की बेसब्री पर वो मजीद खिलखिला कर बोली, अली ने मुझे तलाक दे दी है। वाकई? खावर जैसे खुशी से बेकाबू हुआ था। हाँ खावर, मैं आजाद हो गई हूँ तुम्हारे लिए, सनी के लिए, और अब मैं जल्द ही तुम दोनों के पास आना चाहती हूँ। उसने कहा तो खावर कतरे रुक कर बोला, मैं भी यही चाहता हूँ फारीना, लेकिन अभी तुम्हें इद्दत के दिन गुजारने होंगे। माय गॉड, क्या ये जरूरी है? वो चीखी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं अब सनी से मिलना चाहती हूँ। बल्कि ऐसा करो, अब तुम उसे मेरे पास भेज दो, फिर हम दोनों साथ रहने घर आएंगे। वो बहुत तरीके से सनी तक आई थी और इससे पहले कि खावर कुछ कहता वो मजीद गोया हुई, मेरा ख्याल है खावर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मीन सनी तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, कोई अब ज्यादा दिन तो नहीं है, फिर हमने साथ ही रहना है। हाँ, खावर ने अभी इस कदर कहा था कि वो फिर बोल पड़ी, बस तो आज शाम में हम वहीं मिलेंगे जहाँ हमारी बहुत खूबसूरत यादें हैं, और उन खूबसूरत यादों में एक और इजाफा। खावर ने कहा तो वो फिर खिलखिलाकर बोली, हाँ, और सनी को जरूर साथ लाना, अगर नहीं लाए तो। ले आऊंगा भाई, जरूर लाऊंगा। ओके, शाम में मिलेंगे। उसने कहकर सिलसिला मुनक़ता करते ही मोबाइल को इंतहाई नफरत से बेड पर फेंका था। फिर कमरे से निकल कर आई तो लाउंज में मम्मा फोन पर जाने किससे बात कर रही थी। तो दबे पांव उनके करीब आई और उनकी कमर में दोनों बाजू डालकर बोली, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। खुश रहो बेटा। मम्मा उसके इस अंदाज पर बेपनाह खुश हो गई थी। फौरन फोन रखकर उसका चेहरा हाथों में ले लिया। कैसी है मेरी बच्ची? आपकी दुआओं से बहुत अच्छी। वो मुस्कुराई। अल्लाह तुम्हें हमेशा अच्छा रखे। सिर्फ दुआएं देती रहेंगी या कुछ खाने को भी देंगी? बहुत भूख लग रही है, उसने बहुत लाड से कहा। हाँ हाँ चलो, तुम डाइनिंग पर चलो, मैं लेकर आती हूँ। मम्मा उजलत से कहते हुए जाने लगी तो उसने उन्हें कंधों से थाम लिया। नहीं मम्मा, मैं खुद ले लूंगी, आप बैठे, मैं चाय बना देती हूँ। परवीन है ना, वो बना देगी। परवीन आज छुट्टी पर गई है बेटा। चलें, कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगी। उसने मम्मा के कंधों पर दबाव डालकर उन्हें सोफे पर बिठा दिया, फिर यकदम उनके पैरों के पास घुटने टेक कर बैठ गई। मैंने आपको बहुत तंग किया है ना मम्मा? नहीं बेटा। मम्मा उसके रवैये पर हैरान और अंदर ही अंदर परेशान भी हो रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ, आपको और डैडी को मैंने बहुत दुख दिए हैं। उनके घुटनों पर सर रखकर रो पड़ी तो मम्मा मजीद परेशान हो गईं। रो मत मेरी जान, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? मैं तो आपको बहुत परेशान करती हूँ। ऐसा मत कहो, मैं परेशान नहीं होती, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मम्मा ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो उनके हाथ थाम कर बोली, मुझे खुशी तो जब मिलेगी जब आप मुझे माफ कर देंगी। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मा ने उसकी पेशानी चूम ली। मैं ठीक कह रही हूँ मम्मा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं खुश नहीं होंगी। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दे। उसके आंसू फिर बह निकले। अच्छा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैंने माफ किया, तुम रो मत। मम्मा फौरन बोली, क्योंकि उन्हें उसके रोने से वाकई तकलीफ हो रही थी। दिल से मम्मा? हाँ बेटा, दिल से। चलो अब खुश हो जाओ। थैंक यू मम्मा। वो हथेलियों से आंखें रगड़कर उनसे लिपट गई थी। सुनो जोया, फारीना को उसके अहमक कजन ने तलाक दे दी है। खावर फोन पर जोया को इत्तला देते हुए कहकहे लगा रहा था।
उधर से जोया जाने क्या कह रही थी, वो सुन ही नहीं रहा था, बस अपनी कहे जा रहा था। अब मैं इस ड्रामे को ड्रॉप सीन करने जा रहा हूँ, अगर तुम देखना चाहो तो आ जाओ। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, जोया ने कहा था। आ जाओ यार, देखना मैं अली को फारीना से ही सलील करवाऊंगा, फिर वही मैं अपनी कामयाबी का जश्न मनाऊंगा। आ रही हो ना? उसने इसरार से कहा और फिर जोया से हामी भरवा कर ही सिलसिला मुनक़ता किया और करीब खड़े सनी को देखकर बोला, चलें बेटा? मम्मा पास? सनी अभी भी आस और निराश की कैफियत में था। हाँ बेटा, चलो, आज तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ ही आऊं। बेचारी इद्दत के दिन खुशफहमी में गुजारेगी। वो इंतहाई कमीनगी से हंसा, फिर सनी को उठाकर बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठा तो पहले अली को उसके मोबाइल पर रिंग किया। यस अली। उधर अली ने गालिबन उसका नंबर चेक नहीं किया था। खावर बात कर रहा हूँ, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा तो अब अली की तुर्श आवाज आई थी। क्या बात है? कोई खास बात नहीं, बस अभी मैं फारीना से मिलने जा रहा था तो सोचा तुम्हें बता दूं। खावर ने जताकर कहा तो उधर से अली सुलग कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उसने कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। साथ ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और तकरीबन 15 मिनट में वो सीव्यू के करीब रेस्टोरेंट में पहुंचा तो फारीना उससे पहले ही मौजूद थी और सनी को देखकर बिल्कुल बेख्तियार हो गई थी। सनी मेरी जान, उस सनी को बाजुओं में भींच कर चूमे जा रही थी। खावर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसे मुतवज्जा करके बोला, हेलो, एक नजर इधर भी डाल लो। सॉरी, कैसे हो तुम? वो उसे देखकर मुस्कुराई। फिर वही कहूंगा, तुम बिन अधूरा, वो एक अदा से बोला। लग तो नहीं रहे, फारीना ने कहा तो अब वो बात बदल गया। आजादी मुबारक हो। कैसी आजादी? वो फौरन समझी नहीं थी। अरे भाई, वो तलाक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आई मीन अली ने आराम से तलाक दे दी। फारीना जरा सा सर हिलाकर फिर सनी में लग गई। कभी उसके बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसके गाल पर चुटकी काटती, फिर उसके कान में सरगोशी में पूछने लगी, मेरे साथ चलोगे ना? हाँ, आपके साथ, सनी ने कहा तो वो खुश हो गई। सुनो, खावर उसे मुतवज्जा करके बोला, अगर अभी यहाँ तुम्हारा कजन आ जाए तो वो सवालिया नजरों से देखने लगी। तो क्या अभी भी वो तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएगा? खावर ने पूछा तो वो जरा से कंधे उचकाकर बोली, पता नहीं। क्यों? आई मीन अब तो कोई हक नहीं है ना उसका, और तुम क्यों उसके रोब में आती हो? उसका हाथ क्यों नहीं झटक देती? खावर के लहजे में अली के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना जाहिर होने लगा था। मैं उसके रोब में नहीं हूँ खावर, बस ये है कि मैं यहाँ तमाशा नहीं बनना चाहती, वो धीरज से बोली थी। कोई तमाशा नहीं बनेगा, बस आज तुम उसकी ऐसी की तैसी कर देना। खावर ने कहा तो वो चिटकी थी। क्या मतलब? वो अभी यहाँ आएगा। खावर ने अभी इस कदर कहा था कि वो बोल पड़ी, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, वो तुम्हारी जासूसी पर लगा हुआ है, देखना जरूर आएगा, और आज तुम उसे उसकी औकात याद दिला देना। वो नीच खानदान वो नहीं, तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गाली देने की? वो उसके गिरेबान में हाथ डालकर खींच रही थी, बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई थी। इसलिए नहीं कि उसने अली को गाली दी थी, इस गाली में उसका पूरा खानदान था, और उसका और अली का खानदान अलग नहीं था, दोनों एक दादा की औलाद थे। जिस तरह उसे खावर के साथ देखकर अली की गैरत जोश में आई थी, उस तरह वो भी बिखर गई थी। और उधर अली खावर के फोन के बाद ये सोचकर इस तरफ आया था कि वो आज सिर्फ फारीना को ही नहीं, खावर को भी अच्छी तरह समझा देगा कि अगर आइंदा उन दोनों ने मिलने की कोशिश की तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। वो इस मंजर को देखकर दरवाजे के पास ही रुक गया था, जबकि सनी चीख चीख कर रोने लगा था। क्या कर रही हो फारीना, पागल हो गई हो क्या? खावर उसके हाथ से अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, छोड़ो मुझे, देखो सब लोग देख रहे हैं, ये क्या तमाशा कर रही हो? तुम्हें शौक था तमाशा बनने का, बनो तमाशा, और फिर तमाशा बनने का जश्न मनाना। वो चीख कर बोली। तभी अली भागकर करीब आया और उसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींच लिया तो वो उसे देखकर उस पर बिगड़ गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? तमाशा देखने? बिला इरादा ही अली के मुंह से निकल गया था। साथ ही खावर की तरफ इशारा भी किया। देख लिया, अब जाओ यहाँ से। खावर ने झिटाई से कहा तो अली उसे यकसर नजरअंदाज करके फारीना को देखने लगा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो कुछ नहीं बोली, उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाया और फिर रोते हुए सनी को उठाकर सीने से लगा लिया। मिस्टर अली, ये हमारा आपस का मामला है, खावर ने फिर अली को मुखातिब करके कहा, और इससे पहले कि अली कुछ कहता फारीना बोल पड़ी, सुनो खावर,
میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا گر سکتے ہو تم سے غلط بیانی کی. طلاق کے بارے میں. کیا مطلب؟ خاور ٹھٹکا تھا. میں ابھی علی کی منقوہا ہوں، سمجھے تم؟ وہ زور دے کر بولی تو ادھر علی کی سماعتوں میں اس کی آواز کی بازگشت گھنٹیاں بجانے لگی تھی، جبکہ خاور دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے بازوؤں سے سنی کو جھپٹ لیا. سنی، میرا بچہ! وہ چیخی اور اس سے پہلے کہ علی اس کی طرف متوجہ ہو کر معاملہ سمجھتا، خاور سنی کو لیے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا. سنی، سنی! وہ چیختی ہوئی خاور کے پیچھے بھاگی. تب علی کو ہوش آیا تھا اور باہر نکل کر آیا تو وہ خاور کی گاڑی پر نظریں جمائے سنی سنی پکار رہی تھی. ریلیکس فارینا، ریلیکس. علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. وہ میرے بچے کو لے گیا. وہ رو رہی تھی. کہاں لے جا سکتا ہے؟ گھر ہی لے جائے گا. اور تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سنی پہلے بھی تو اس کے پاس تھا. علی نے دھیرج سے کہا. تو اب وہ اس پر بگڑ گئی. کہیں بھی تھا، لیکن اب مجھے میرا بچہ چاہیے. اور یہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کس نے بلایا تھا تمہیں؟ خاور نے. علی کے جواب پر وہ مزید آپے سے باہر ہو گئی. اس نے بلایا اور تم چلے آئے. کیوں؟ دیکھو، یوں راستے میں کھڑے ہو کر چلانا اچھی بات نہیں ہے. گھر چل کر آرام سے. علی نے راستے کا احساس دلا کر سمجھانا چاہا تو وہ نفرت سے سر جھٹکتی ہوئی بھاگ کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور اسپیڈ سے گاڑی بھگا لے گئی تھی. علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا معاملہ تھا، کیونکہ اسے تو خاور نے فون پر یہ کہا تھا کہ وہ فارینہ سے ملنے جا رہا ہے. گویا کھلا چیلنج تھا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، یا فارینہ کو روک سکتے ہو تو روک لو. اور وہ فارینہ کو آئندہ باز رکھنے کے ارادے سے ہی یہاں آیا تھا. لیکن آگے معاملہ ہی کچھ اور تھا. یعنی فارینہ پہلے ہی خاور سے الجھ رہی تھی اور یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر ان دونوں کے درمیان تنازع والی کوئی بات پہلے ہی شروع ہو چکی تھی تو پھر خاور نے اسے کیوں بلایا تھا. تمام راستہ وہ اسی گتھی کو سلجھانے میں لگا رہا تھا اور گھر آ کر بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. بار بار اس نے سر چھٹک کر اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی. تب خود کو مصروف کرنے کے لیے وہ کچن میں آ گیا اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر بہت آرام آرام سے دوسری چیزیں اٹھانے لگا. یعنی پہلے کیبنٹ میں سے ٹی بیگ نکالا، پھر کپ اٹھا کر رکھا. اس کے بعد چینی کا ڈبہ اٹھا رہا تھا کہ فون کی بیل سن کر اس نے ڈبہ وہیں چھوڑ دیا اور آ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف چچی جان تھی. جی چچی جان، السلام علیکم. وہ یکدم الرٹ ہو گیا تھا. بیٹا، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. چچی جان نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا. خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ فارینہ رو رہی ہے، کہتی ہے اسے سنی چاہیے، بس یہی تکرار کیے جا رہی ہے. چچی جان نے بتایا تو فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، اس لیے خاموش ہی رہا. علی، بتاؤ بیٹا، میں کیا کروں؟ چچی جان نے اس کو خاموشی سے پکار کر پوچھا تو اب وہ سنبھل کر کہنے لگا. آپ پریشان نہ ہو چچی جان، اور فارینہ کو بھی تسلی دیں. سنی مل جائے گا اسے. کیسے مل جائے گا؟ وہ بتا رہی ہے خاور اس سے سنی کو چھین کر لے گیا ہے. بیٹا تم کچھ کرو، کسی طرح سنی کو لے آؤ. چچی جان کے آجزانہ لہجے پر وہ بے چین ہو گیا تھا. میں کوشش کرتا ہوں چچی جان، ابھی جا رہا ہوں خاور کے پاس، آپ بالکل فکر نہ کریں. اس نے انہیں تسلی دے کر سلسلہ منقطع کر دیا اور واپس کچن میں آ کر چائے بنانے لگا. لیکن اب وہ پہلے کی طرح سست نہیں تھا. اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے. اسی طرح اس کا ذہن بھی کام کر رہا تھا. مزید چائے پینے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا. جب ہی اسی وقت خاور کی طرف چل پڑا اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ خاور کے گیٹ پر موجود تھا. چچی جان کی پریشانی اور عاجزی سے مجبور ہو کر وہ یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اپنی پوزیشن بہت آکورڈ ہوتی لگ رہی تھی. اور یہی نہیں، عزت نفس بھی جیسے داؤ پر آ گئی تھی. کیا کروں؟ وہ سوچنے لگا. تبھی چوکیدار اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا. جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ ہاں؟ اس نے پہلے بے دھیانی میں چوکیدار کو دیکھا، پھر سنبھل کر بھی اسی قدر کہہ سکا. وہ خاور صاحب تو گھر پر نہیں ہے. چوکیدار نے کہا تو اس کے سینے پر سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا. کہاں گئے ہیں؟ اب اس نے اعتماد سے پوچھا تھا. پتا نہیں صاحب، شام میں سنی بابا کو لے کر گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے. آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو؟ نہیں، میں اسے فون کر لوں گا. وہ کہہ کر تیزی سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گو کہ اس نے خود سے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک فارینہ اس کے اور اپنے رشتے کو دل سے تسلیم کر کے اسے نہیں بلائے گی وہ چچا جان کے گھر نہیں جائے گا.
لیکن اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکا اور اپارٹمنٹ جانے کی بجائے چچا جان کے بنگلے پر آ گیا۔ چچا جان اور چچی جان کے ساتھ وہ دشمن جاں بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی، سر جھکائے اپنے پیروں کے ناخنوں کو دیکھتی جانے کس سوچ میں تھی۔ اس نے سلام کیا تو بے اختیار سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹا، کہاں سے آ رہے ہو؟ چچا جان نے پوچھا تو وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں خاور کی طرف گیا تھا چچا جان، سنی کو لینے، لیکن وہ گھر پر نہیں تھا، اور بتاتے ہوئے چچا جان کے ساتھ بیٹھ گیا تو فارینہ بے قراری سے بولی، دیکھا ڈیڈی، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، وہ سنی کو کہیں دور لے جائے گا۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کا مقصد محض تمہیں پریشان کرنا ہے، تم اگر کچھ دن صبر کرو تو۔ چچا جان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑی، میں اب صبر نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، پھر اس نے ہی خاموشی کو توڑ دیا۔ چچا جان، آپ زیادہ نہ سوچیں، مجھ سے فارینہ کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی، چچا جان نے کہا تو وہ بے اختیار بولا تھا، اسے میں سمجھا دوں گا۔ پھر فوراً بات بدل گیا، چلے آپ آرام کریں، بلکہ پہلے کھانا کھا لیں۔ ہاں، میں کھانا لگواتی ہوں، چچی جان کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تو وہ چچا جان کو وہاں سے اٹھا کر ڈائننگ روم میں لے آیا، اور پتہ نہیں چچی جان نے فارینہ کو کھانے کے لیے بلایا نہیں تھا یا اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے قصداً اس طرف توجہ نہیں دی اور کھانے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹاتا رہا، لیکن شاید اپنا دھیان نہیں بٹا پایا تھا۔ جب ہی کھانے کے بعد جب چچا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ سیدھا فارینہ کے کمرے میں چلا آیا۔ فارینہ کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس نے ذرا سا کھنکار کر اسے متوجہ کیا اور اس کے دیکھنے پر پوچھنے لگا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، خلاف توقع سیدھا سادہ جواب پا کر وہ حیران ہوا، اور ابھی اس حیرت سے نکلا نہیں تھا کہ اس نے مزید حیران کر دیا۔ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تو قطرے رک کر وہ پوچھنے لگی، سنو، تمہیں یقین ہے کہ خاور سنی کو کہیں دور لے کر نہیں جائے گا؟ کہیں دور سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے وضاحت چاہی تو وہ فوراً بولی، لندن، امریکہ۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم خاور نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ اگر تمہارے علم میں ہو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم۔ خیر، میں معلوم کر لوں گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جاتے جاتے اچانک اس کے مقابل آ گیا۔ سنو، میرا خیال ہے اب میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تم خاور کے پاس کیوں گئی تھی؟ میں سنی کو لینے گئی تھی، وہ غیر محسوس طریقے سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اگر تمہیں سنی کو لینا تھا تو مجھ سے کہتی، میں تمہارے ساتھ چلتا، تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے بہت دھیرج سے اسے تنبیہ کی، پھر کہنے لگا، بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہیں خاور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنی کو بھی میں لے آؤں گا، تم نہ خود پریشان ہو اور نہ چچا جان اور چچی جان کو پریشان کرو، سنی کو لانا میری ذمہ داری ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ خاور کو حقیقتاً اپنے بچے سنی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف علی سے اپنی تذلیل کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے ہتھیار کے طور پر وہ سنی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور کیونکہ اسے یہ خدشہ بھی تھا کہ علی اور فارینہ سنی کے حصول کے لیے اس کے پیچھے ضرور آئیں گے، اس لیے وہ اپنے گھر جانے کے بجائے زویا کے پاس آ گیا تھا، اور کتنی دیر تو وہ اور زویا سنی کو چپ کرانے میں لگے رہے، جو رو رو کر بس ایک ہی تکرار کیے جا رہا تھا، مما پاس، مما پاس، بیٹا میں آپ کو لے جاؤں گی مما پاس، آپ رو نہیں، شاباش۔ زویا نے بڑی مشکل سے اسے بہلا کر سلا دیا، پھر اس سے بولی تھی، خاور تم کیوں اس معصوم پر ظلم کر رہے ہو؟ اسے اس کی ماں کے پاس کیوں نہیں چھوڑاتے؟ اس کی ماں نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ، دھوکہ دیا ہے مجھے۔ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا تھا۔ کیا دھوکہ دیا ہے اس نے؟ زویا نے پوچھا۔ تب ہی خاور کی جیب میں موبائل بج اٹھا تو اس نے پہلے زویا کو چائے کا کہا، پھر جیب سے موبائل نکال لیا۔ ہیلو خاور، میں علی بات کر رہا ہوں۔ علی کے لہجے میں انتہائی سنجیدگی اور قطرے شکستگی بھی شامل تھی، یا شاید خاور کو محسوس ہوئی جب ہی وہ فاتحانہ انداز میں بولا، میں اب تمہاری آواز پہچاننے لگا ہوں مسٹر علی، کہو کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ علی یقیناً ضبط کی کڑی منزلیں طے کر رہا تھا۔ میں نے تو تمہیں فون نہیں کیا، خاور نے تفخر سے جتایا کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ ہاں،
میں نے فون کیا ہے سنی کے لیے، علی نے کہا تو وہ فوراً بولا، سنی میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم سنی کو فارینہ کے حوالے کر دو۔ علی کا لہجہ اچانک مضبوط ہو گیا تھا۔ مسٹر علی، سنی میرا اور فارینہ کا بچہ ہے اور اس کے بارے میں اور فارینہ ہی طے کریں گے کہ اسے کس کے پاس رہنا چاہیے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خاور نے کمینگی سے کہا تو علی کا ضبط جواب دے گیا، دیکھو خاور، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سنی کو فارینہ کے حوالے کر دو، ورنہ کیا کر لو گے تم بتاؤ؟ خاور آپے سے باہر ہو کر چلایا تھا۔ چلاؤ مت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری ساری کرتوتوں سے واقف ہوں اور اگر خاموش رہا ہوں تو صرف فارینہ کی وجہ سے، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میں تمہیں بے نقاب کر سکتا ہوں۔ علی نے کہا تو وہ اسی ہٹ دھرمی سے بولا، تو جاؤ کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ تم سنی کو نہیں دو گے؟ علی کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وارننگ تھی جس سے وہ اچانک پینترا بدل گیا۔ میں سنی کو دے سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ علی نے پوچھا تو وہ انتہائی شاطرانہ انداز میں بولا تھا، پہلے تم فارینہ کو طلاق دو گے، اس کے بعد میں سنی کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، یقیناً علی سناٹے میں آ گیا تھا۔ خاور نے چند لمحے انتظار کیا، پھر پکار کر پوچھنے لگا، ہیلو مسٹر علی، کیا سوچنے لگے؟ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بزدل، احمق، خاور نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل آف کیا تو عقب سے زویا پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم کب آئیں؟ خاور چھٹک کر زویا کی طرف پلٹا تھا۔ ابھی، لو چائے لو، زویا نے مسکراتے ہوئے کپ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ رات نصف سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ کبھی تکیا کھینچ کر منہ پر رکھتی، کبھی بازوؤں میں دبا لیتی، پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی اس کی جس پر وہ چھنچھلا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ وہ پھر تکیا پھینک کر اٹھ بیٹھی اور نیم اندھیرے میں یوں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی بے نام کیفیت کا عنوان یہیں کہیں مل جائے گا۔ اور واقعی جب اس کی نظریں پھٹکتی ہوئی موبائل پر ٹھہری تو اس کی روشن اسکرین پر علی کا نام دیکھ کر اسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ یہ علی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا واقعی مجھ پر حق جتانے والا ہو گیا ہے؟ کیسے کہہ رہا تھا کہ اب میں تم سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تم خاور کے پاس کیوں گئی تھی؟ اور میں خاموش کیوں رہی؟ اسی وقت اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا؟ گویا اس وقت کی اپنی خاموشی مسلسل اس کے اندر چبھ رہی تھی جس پر اب وہ باقاعدہ تل ملا اور چھنچھلا رہی تھی۔ اف، میری خاموشی سے تو وہ یہ سمجھا ہوگا جیسے میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہرگز نہیں، میں اس بے ایمان دھوکے باز کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گی۔ سنو، کسی نے دھیرے سے پکارا تھا، اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو کیا تم ساری زندگی مجھے بے ایمان اور دھوکے باز کہہ کر پکارتی رہو گی؟ وہ چونکی، ٹھٹکی، پھر اٹھ کر ٹیوب لائٹ آن کر دی۔ کمرہ ایک پل میں روشن ہو گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں اور دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ گویا آواز اس کے اندر سے ابھری تھی۔ وہ مزید چھنچھلا گئی، ہاں، تم بے ایمان دھوکے باز ہو، تم خود اعتراف کرتے ہو۔ اس کا ثبوت تمہارا وہ خط۔ وہ اسی وقت اس کا خط تلاش کرنے لگی، یوں جیسے وہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے دکھانا چاہتی ہو۔ وارڈروب کا لاکر، بیڈ کارنر کی دراز سب چھان مارے۔ پھر یاد آیا کہ اس رات وہ یہاں نہیں علی کے کمرے میں تھی اور جانے کیسا جنون سوار ہو گیا تھا اس پر کہ اسی وقت علی کے کمرے میں آ گئی اور اس کی درازوں کی تلاشی لینے لگی۔ تو پہلے وہ مخملی ڈبہ ہاتھ آیا جس میں خوبصورت کنگن جگمگا رہے تھے۔ اس نے اولین شب کی طرح اب بھی وہ ڈبہ اسی طرح پٹخ دیا۔ پھر الماری کھول کر اس کی تلاشی لینے لگی تو کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک ڈائری بھی نیچے آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے اٹھا کر واپس الماری میں ٹھوسے، پھر ڈائری رکھنے لگی تھی کہ اس پر اپنا نام دیکھ کر رک گئی۔ پہلے صفحے پر بغیر کسی القاب کے لکھا تھا، تم نہ سمجھو تمہارا مقدر ہوں میں سمجھتا ہوں تم میری تقدیر ہو۔ پھر چند صفحوں پر بے ربط سی تحریریں تھیں۔ اس کے بعد جیسے باقاعدہ دل لکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، وہ دھیرے دھیرے دل میں گھر کر گئی، یوں کہ اس کے بنا مجھے اپنا وجود بالکل بے معنی لگنے لگا تھا۔
پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری چاہت میں شدت آ گئی تھی اور مجھے یہ یقین بھی تھا کہ وہ صرف میری ہے۔ جانے یہ یقین مجھے کس نے دیا تھا؟ شاید چچا جان اور چچی جان کی محبتوں نے۔ اور اسی یقین کے سہارے میں اتنی دور نکل گیا کہ واپس پلٹنے کا تصور ہی سوہانے روح تھا۔ لیکن تقدیر کی ستم ظریفی کہ جب مجھے منزل دو گام نظر آنے لگی تھی تب خود منزل نے ہی مجھ سے منہ موڑ لیا، اور مجھے اپنی منزل کھو جانے کا جتنا دکھ ہوا اس سے کہیں زیادہ اس لڑکی کی ناعاقبت اندیشی نے مار ڈالا جس نے ایک ایسے شخص کو ہم سفری کے لیے منتخب کیا جو کسی طرح بھی اس کے قابل نہ تھا۔ کاش میں اسے خاور کی اصلیت بتا سکتا، لیکن میں بہت مجبور ہوں کیونکہ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرے گی۔ یہی سمجھے گی کہ میں اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور یہ الزام میں نہیں سہ سکوں گا۔ اس لیے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ اس کی ابدی خوشیوں کے لیے دعا بھی کرتا رہا۔ لیکن میری دعائیں، اس نے ایک دم ڈائری بند کر دی کیونکہ سینے میں سانسیں رکنے لگی تھیں۔ بے پناہ گھٹن کا احساس تھا۔ اس نے بڑھ کر کھڑکیاں کھول دی اور پنکھا فل سپیڈ پر آن کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب سانسوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی تب اس نے دوبارہ ڈائری کھول لی۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی سچ ہے کہ وہ خوش ہوتی ہے تو میں اطمینان سے ہوتا ہوں، اور اس کی ذرا سی آزردگی مجھے بے چین رکھتی ہے۔ میں کیسے بتاؤں اسے کہ کوئی رات یاد نہیں رہی، کوئی شام پاس نہیں رہی، کوئی دن اداس نہیں رہا تیرے عشق میں۔ میرے دل کی ساری ریاضتیں کسی گہری دھن میں کھو گئیں، مجھے میرے دکھ میں ڈبو گئیں۔ اف، یہ علی! اس نے کتنے صفحے ایک ساتھ الٹ دیے۔ پھر آگے بھی علی نے اپنی بے قراریوں کو رقم کیا تھا اور اس سے بے پناہ محبت کا اعتراف جو اس کے اندر ہلچل تو نہیں مچا رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے دل اب اس کے اختیار سے نکل رہا ہو کہ اگر وہ اس شخص کو اس کی محبتوں کو جھٹلانا چاہے گی تو دل اس کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ شاید خود اس کے مقابل ڈٹ جائے گا۔ اس نے چند لمحے رک کر اپنے اندر کسی احساس کو محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر دھیرے دھیرے تمام صفحے الٹ دیے اور آخری صفحے پر اس کی نظریں پھر ٹھہر گئیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کتنا سنبھل کے دیکھا، نئی اور انجانی راہ گزاروں پہ چل کے دیکھا، ہزار رستہ بدل کے دیکھا، مگر میری جان ہر ایک رستہ تمہاری جانب پلٹ گیا ہے، تمام نقشہ الٹ گیا ہے، اور اس سفر میں وجود زخموں سے اٹ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے ڈائری بند کی اور اسے رکھنے الماری تک آئی، لیکن پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ ڈائری لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور آرام سے بیٹھ کر نئے سرے سے وقت پڑھنے لگی تھی۔ رات اپنا سفر تمام کر چکی تھی لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی، گردوپیش کا کچھ ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے وجود کا احساس نہیں مل رہا تھا۔ ایزی چیئر پر رات وہ جس پوزیشن میں گرا تھا ابھی تک اسی طرح بیٹھا تھا۔ اسے خاور کی شرط سے شوق ضرور لگا تھا لیکن افسوس اس پر نہیں تھا کیونکہ اسے خاور سے ہر قسم کی کمینگی کی توقع تھی۔ اسے دھچکا اس خیال سے لگا تھا کہ فارینہ بھی خاور کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ ہر پہلو سے سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ دونوں باقاعدہ پلاننگ کے تحت چل رہے ہیں، اور اس بات کو اگر اس نے چھٹلانا بھی چاہا تھا تو نہیں چھٹلا پایا کیونکہ گزشتہ تمام حالات و واقعات یہی ظاہر کر رہے تھے۔ خاور کا اسے فون کرنا کہ وہ فارینہ سے ملنے جا رہا ہے، گویا اسے بلا کر وہ دونوں اس کے سامنے جھگڑے کا ناٹک کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد خاور کا بچے کو لے کر فرار ہونا، پھر طلاق کی شرط رکھنا۔ وہ رات بھر یہی سب سوچتا رہا تھا، پھر بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ آیا اسے فارینہ کو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں۔ کیا کروں؟ بے حد نڈھال ہو کر اس نے چیئر کی بیک پر سر ٹکایا تھا کہ ٹیلی فون کی تیز بیل سے اس کے شل اعصاب پر گویا گہری چوٹ پڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ دوسری بیل بجتی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو! اس کے حلق سے بہت بوجھل آواز نکلی تھی۔ بھائی میں بیدی۔ دوسری طرف اس کی بہن بیدی اسے قدر کہہ کر رونے لگی تو وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں بیدی، کیا ہوا بیٹا؟ بولو نا۔ بھائی ابا۔ کیا ہوا ابا کو؟ وہ اب ساری ہمتیں یکجا کر کے چیخا تھا۔ بتاؤ بیدی، کیا ہوا ابا کو؟ ابا گر گئے، بہت تکلیف میں ہیں،
बेदी ने उसी तरह रोते हुए बताया तो वो मजीद परेशान हो गया। बमुश्किल खुद पर काबू पाकर बोला, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तुम रो मत, अब्बा को भी तसल्ली दो, भाई जल्दी। हाँ, बस अभी निकल रहा हूँ। उसने सिलसिला मुनक़ता करके चाचा जान को फोन किया और उन्हें अब्बा के बारे में बताकर वो जैसा खड़ा था उसी हालत में घर से निकल आया। गो के उस वक्त वो ड्राइविंग करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि प्रागंदा सोचों के बाइस जहन बुरी तरह मुतासर था। आसाब अलग शल हो रहे थे, लेकिन ड्राइवर के इंतजार में मजीद वक्त जाया भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे खुद ही हिम्मत करनी पड़ी। और अब जब 3 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद वो घर पहुंचा तो बेपनाह थक चुका था। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी वक्त अब्बा को गाड़ी में डालकर करीबी हॉस्पिटल ले गया। अब्बा मामूल के मुताबिक फजर की नमाज के लिए उठे थे, फिर वुजू करते हुए वहीं फिसल कर गिर गए थे। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दाहिनी टांग में फ्रैक्चर था। जब ही अब्बा मुसलसल हाय हाय कर रहे थे, फिर प्लास्टर चढ़ने से वो कदरे पुरसुकून हुए तो वो उनके हाथ आंखों से लगाकर रो पड़ा। शायद अपने अंदर का दर्द आंखों की राह बह निकला था। हे जवाना, तू क्यों रोता है? अब्बा ने टोका, लेकिन उससे कुछ बोला ही नहीं गया। बस कर बच्चा, देख अब तो मैं आराम से हूँ, अब्बा ने फिर कहा तो वो टूटी हुई आवाज में बेख्तियार बोला था, मैं आराम से नहीं हूँ अब्बा, थक गया है। हाँ, लंबे सफर से भी तो आया है, जा घर जाकर आराम कर। जा बच्चा, जाकर बहनों को भी तसल्ली दे, कितना रो रही थी, मेरे पास तेरी माँ है ना। अब्बा ने उसका सर थपकते हुए कहा तो अम्मा ने आगे आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिए। उठो बेटा, घर जाओ। अम्मा, आप? मैं यही हूँ, तुम आराम करके फिर आ जाना। और वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ बैठना भी उसके लिए मुमकिन ना था, क्योंकि कल रात से वो जरा देर को भी नहीं सोया था और अब नींद यूं सवार थी कि वो बमुश्किल हॉस्पिटल से घर तक आया और बहनों को तसल्ली देने के लिए सिर्फ सब ठीक है कहकर चारपाई पर गिरते ही बेखबर हो गया था। वो सुबह से चकराती फिर रही थी, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी कॉरिडोर, फिर लॉन। यहाँ वहाँ हर जगह बीते लम्हों की आहटें उसका ताक़ुब कर रही थीं और वो उनसे भाग तो नहीं रही थी, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसे पुकार रहा हो, उसके एहसासात को नरमी से छू रहा हो। अली, बेईमान, धोखेबाज, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर हंस पड़ी। तभी ममा के पुकारने पर वो पहले चौंकी, फिर अपने आप पर हैरान होती हुई उनके पास आई तो वो पूछने लगी, बेटा, तुम्हारे पास अली का मोबाइल नंबर है? पता नहीं, शायद। उसके एहसासात को क्योंकि अभी अभी एक नई जिंदगी मिली थी, जब ही अली का नाम सुनकर वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी। देखो बेटा, मिल जाए तो मेरी उससे बात करवा दो, ममा ने कहा तो वो पूछने लगी, वो ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं बेटा, सुबह उसका फोन आया था कि वो नवाबशाह जा रहा है, तुम्हारे ताया जी की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ ताया जी को? उसने फौरन पूछा। यही अली से मालूम करना है, सुबह जल्दी में उसने कुछ बताया ही नहीं, पता नहीं अब कहाँ है। मैं उसका नंबर देखती हूँ, वो कहती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल उठाकर अली का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर टेप बजने लगा। फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराहे मेहरबानी कुछ देर बाद दोबारा डायल करें। उसने दोबारा 12 डायल किया और हर बार उधर से यही जवाब आया, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, जब ही मेरा नंबर देखकर फोन नहीं उठा रहा। मम्मा से कहती हूँ टेलीफोन से करें, उसने सोचा और एक पेपर पर अली का नंबर लिखकर कमरे से निकल रही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो यही समझी अली होगा, जब ही फौरन पलटकर मोबाइल उठा लिया। हेलो, कैसी हो फारीना? दूसरी तरफ खावर था, अपने पुराने अंदाज में बोला तो वो एकदम आपे से बाहर हो गई। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे, इतनी नाराजगी? कम ऑन यार, अभी तो हमें बहुत से मामलात इकट्ठे बैठकर तय करने हैं। खावर ढिठाई से बोला तो वो और जोर से चीखी, शट अप खावर, मेरा तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं है, सनी का भी नहीं। खावर ने कहा तो उसने पहले होंठ खींचे, फिर बहुत सब से बोली थी, नहीं, इसका मतलब है तुम सनी से दस्तबरदार हो गई हो। हरगिज नहीं, सनी मेरा बच्चा है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे सामने मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगी, वो दांत पीस कर बोली थी। अच्छा, हाँ, तुमने शायद ये मामला अली के सुपुर्द कर दिया है, उसका फोन आया था मेरे पास, खावर ने जताकर कहा तो वो एक लहजे को छिटकी थी। अली ने क्यों फोन किया था तुम्हें?
यही कहने के लिए कि मैं सनी को तुम्हारे हवाले कर दूं। और पता है मैंने उससे क्या कहा? खावर बहुत मजे लेकर बताने लगा। मैंने अली से कह दिया है कि पहले वो तुम्हें तलाक दे, फिर मैं सनी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और तुम भी सुन लो फारीना, जब तक अली से तलाक नहीं लोगी सनी तुम्हें नहीं मिलेगा। वो उसकी बातों से बुरी तरह चकरा गई थी, जब भी फौरन कुछ बोल नहीं सकी। हेलो हेलो फारीना, उधर से खावर ने पुकारा तो वो बमुश्किल संभल कर कहने लगी, सुनो खावर, मुझे सनी की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसी गैर के नहीं अपने बाप के पास है। और जहाँ तक तलाक की बात है तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, समझे तुम? उसके साथ ही उसने न सिर्फ सिलसिला मुनक़ता किया बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर दिया। लेकिन समातों का क्या करती, जहाँ खावर की आवाज गूंज रही थी। मैंने अली से कह दिया है कि जब तक वो तुम्हें तलाक नहीं देगा मैं सनी को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। उफ नहीं, उसने कानों पर हाथ रख लिए। कहीं अली उसकी धमकी में आकर, नहीं नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बेशक मैं अली से कोई राब्ता न रखूं, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। और तुम भी सुन लो फारीना, जब तक अली से तलाक नहीं लोगी सनी तुम्हें नहीं मिलेगा। खावर की मकरू आवाज कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। तुम मक्कार, कभी कामयाब नहीं होगे। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे यूं देख रही थी जैसे हर शय तहस नहस कर डालेगी। कुछ देर बाद ममा उसे पुकारती हुई आई और उसे गुमसुम बैठे देख कर तशवीश से पूछने लगी, फारीना क्या बात है बेटा? जी, वो खाली खाली नजरों से उन्हें देखने लगी। बेटा, मैंने तुमसे अली का नंबर मांगा था, ममा ने कहा तो उसने सर झटक कर खुद को किसी शिकंजे से आजाद किया। फिर उठती हुई बोली, मेरे पास नहीं है ममा, आप डैडी को फोन करके उनसे मालूम कर लें। अच्छी बात है। ममा चली गई तो उसने चंद लम्हे सोचा, फिर मोबाइल उठाकर अली के नंबर पुश करने लगी, लेकिन उधर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। सुरमई शाम ढल रही थी। जब बेदी ने उसे झंझोड़ कर उठाया तो पहले वो हैरान होकर उसे देखने लगा, फिर जब लाइट पर नजर पड़ी तो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? कितनी बार तो उठा चुकी हूँ, अब तो मैं पानी फेंकने वाली थी आप पर, बेदी ने कहा तो वो उसके कंधे पर हाथ मार कर बोला, अच्छा जा जल्दी से चाय बना। चाय बनी हुई है, आप जल्दी मुंह धोकर आए, फिर अब्बा के पास जाना है। अरे मैं तो भूल ही गया। वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागा था और जब मुंह हाथ धोकर आया तो छोटी दोनों भी कमरे में मौजूद थीं और टेबल पर चाय रखी थी। मेरा कोई फोन तो नहीं आया? उसने चाय का कप उठाते हुए पूछा, फिर खुद ही झंझला गया। ओफो, अपना मोबाइल तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ। भाई, अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? हमीदा ने पूछा तो उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर उसने उसका हाथ खींचकर अपने साथ लगा लिया। ठीक हो जाएंगे बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह अब्बा को बहुत दर्द हो रहा था, छोटी भी रोने वाली हो रही थी। अब आराम से होंगे। मैं अभी जा रहा हूँ, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्हें कराची ले जाऊंगा, ठीक? आखिर में उसने मुस्कुराकर सबको इत्मीनान देने की कोशिश की, फिर चाय का आखिरी घूंट लेकर कप बेदी को थमा दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अब्बा के लिए खाना वगैरह बनाया हो तो दे दो, उसने कहा तो हमीदा भाग कर टिफिन उठा लाई। दरवाजा बंद कर लो, मैं कुछ देर में अम्मा को छोड़ जाऊंगा, वो कहता हुआ बाहर निकल आया। ये भी गनीमत थी कि गाड़ी साथ लाया था, अलबत्ता मोबाइल वहीं रह जाने से मसला हो रहा था, क्योंकि अब चचा जान को फोन करना था। वो पीसीओ की तलाश में नजरें दौड़ाता हुआ आखिर हॉस्पिटल पहुंच गया। अम्मा राहदारी में ही टहल रही थी। कैसी तबीयत है अब्बा की? उसने फौरन बढ़कर पूछा तो अम्मा फिक्रमंदी से बोली, बहुत देर से बेचैन हो रहे थे, अभी सोए हैं। डॉक्टर देखने आया था? हाँ, कह रहा था सुबह फिर एक्सरे होगा। अल्लाह चाहेगा सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। उसने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा, फिर उन्हें लिए हुए अब्बा के पास आ गया। अब्बा बेखबर सो रहे थे। बुढ़ापे के बायस सांसों की आमद रफ्त बहुत वाज़ेह महसूस हो रही थी। वो उन पर नजरें जमाए अचानक बेपनाह नदामतों में घिर गया। कितना खुदगर्ज हूँ मैं, अपनी तरक्की और आराम की खातिर बूढ़े माँ बाप से दूर हो गया हूँ। अगर चचा जान मुझे तालीम के गर्ज से अपने साथ ले गए थे तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि मैं बस उन्हीं का हो रहता। यहाँ आकर भी मैं जॉब कर सकता था, वहाँ से हर महीने पैसे भेजकर मैं ये समझता रहा कि मैंने फर्ज अदा कर दिया। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। अब्बा को मेरी जरूरत थी, लेकिन ये भी चचा जान की मोहब्बत में खामोश रहे। और चचा जान वो भी खुदगर्ज हैं, उन्हें बड़े भाई का ख्याल ही नहीं।
मैं अब ख्याल करूंगा, यही रहूंगा अब्बा के पास। अली, अम्मा ने जाने कितनी बार उसे पुकारा था, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा, तब वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। क्या सोचने लगे? अम्मा ने पूछा तो वो गहरी सांस खींच कर बोला, कुछ नहीं, चले आपको घर छोड़ाऊं। मैं घर जाऊं? अम्मा सोचने लगी। बहनें अकेली है ना, और परेशान भी हो रही हैं। चले, अब्बा के उठने से पहले मैं आपको छोड़कर आ जाऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे तो तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अभी तो आराम कर लेता। बस बहुत आराम कर लिया मैंने, सारा दिन सोता रहा हूँ। आइए चलें। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया तो नाचार अम्मा को उसके साथ चलना पड़ा। फिर 15 मिनट में वो अम्मा को घर छोड़कर वापस आ गया तो पहले डॉक्टर से मिलकर अब्बा के बारे में सारी तफसीलात मालूम की। फिर उसी की हिदायत पर आकर अब्बा को खाने के लिए उठा दिया और अपने हाथ से निवाले बनाकर उन्हें खिलाने लगा। साथ साथ ये भी बताता जा रहा था कि उनका प्लास्टर कम से कम 3 हफ्ते रहेगा और इस दौरान उन्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, वरना इतनी मुद्दत के लिए दोबारा प्लास्टर चढ़ सकता है। तो इतने दिन में यहीं रहूंगा? अब्बा के लहजे में बेचारगी थी। नहीं नहीं, 2-4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी और घर जाकर भी आपको इसी तरह लेटे रहना है। उसने फिर लेटे रहने पर जोर दिया। लो, मैं पड़ गया, अब बाहर के कामकाज कौन करेगा? अब्बा ने कहा तो वो फौरन बोला, मैं हूं ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू कितने दिन रहेगा? अब्बा ने पूछा नहीं था, याद दिलाया था कि वो 1-2 दिन के लिए ही आता है। मैं अब यहीं रहूंगा अब्बा, आपके पास। चाचा जान को मेरी इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं यहीं जॉब कर लूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। वो बोलता जा रहा था। अब्बा खामोशी से उसे देखे गए और जब वो खामोश हुआ तब इसी कदर बोले, पर बच्चा, तेरा चाचा चाचा जान मेरे बगैर भी चल सकते हैं, आप उनकी फिक्र ना करें। उसने कहा तो अब्बा खामोश हो रहे। चलें, दवा खाकर सो जाएं। उसने उन्हें दवा दी, फिर आराम से लिटाकर लाइट ऑफ करता हुआ कमरे से निकल आया। राहदारी में इतनी रोशनी थी और उससे आगे दूर तक अंधेरा। वो टहलता हुआ रेलिंग के पास आ खड़ा हुआ और दूर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। पता नहीं इंसान किस जुस्तजू में है, जो नजर के सामने है उससे नजरें चुरा जाता है और जो दिखाई नहीं देता उसकी खोज। वो भी खोज रहा था। अंधेरों में शायद कोई रोशनी की किरण, कोई जुगनू ही छप दिखला जाए, और फिर किसी जुगनू की तलाश में वो रोशनी से निकलकर अंधेरों की तरफ चलने लगा। चलता चला गया, कितनी दूर निकल गया। तब उसे अपने आप पर हैरत हुई कि वो कहाँ आ गया है और क्यों। मैं क्या चाह रहा हूँ? वो वापस पलटते हुए सोचने लगा। कोई बात है जो मुझे बेचैन कर रही है, मैं उस बात तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया हूँ? आखिरी बात पर उसके कदम रुक गए और सर उठाकर देखा तो मजीद हैरान हुआ कि अब वो अंधेरे में खड़ा था और दूर रोशनी थी। मैं अंधेरों में क्यों भटक रहा हूँ? रोशनी तो वहां है। वो भागने लगा। भागते भागते रोशनी में आया तो सांस फूल गया था। वो वहीं बेंच पर पहले लेटा, फिर सो भी गया। शायद अभी ना समझ में आने वाली कैफियत से परेशान हो गया था। बहरहाल सुबह अजान की आवाज पर ही उसकी आंख खुली थी। पहले तो उससे उठा ही नहीं गया, क्योंकि बेंच पर एक ही जाविये से लेटे लेटे बदन अकड़ गया था। बमुश्किल उठ खड़ा हुआ और एक्सरसाइज के अंदाज में बाजुओं टांगों को हरकत देने के बाद सीधा खड़ा हुआ तो सामने नजर पड़ी। धीरे धीरे उजाला उतर रहा था, सुबह का उजाला, जो अपने साथ कितने खुशगवार पैगाम लेकर आता है कि दिल नई उमंगों के साथ धड़कने लगता है। उसके अंदर भी कई नई उमंगें जागी थीं कि वो अचानक खुद को बहुत फ्रेश महसूस करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उधर से गुजरती एक अधेड़ उम्र नर्स ने उसे सलाम किया तो उसने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। नमाज नहीं पढ़ते? नर्स ने कहा तो वो नादिम सा होकर सर खुजाने लगा। नमाज पढ़ा करो, दिल को सुकून मिलता है। नर्स कहती हुई चली गई तो उसने झुकी हुई नजरों से देखा। सुबह का उजाला भी यही कह रहा था, कल से पढ़ूंगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। कल किसने देखी है? किसी ने उसके अंदर से टोका था। वो घायल हो गया और फौरन करीबी मस्जिद की तरफ भागा था। फिर जब नमाज पढ़कर वो अब्बा के पास आया तो वो उंगलियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। वो उनके करीब बैठ गया और उनका हाथ हाथों में ले लिया। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। तू रात कहाँ सोया था? अब्बा ने जवाब के बाद पूछा। यही बरामदे में सो गया था। आप उठे थे? हाँ, 1-2 बार आंख खुली थी। यहाँ पलंग खाली था। तू बाहर क्यों सो गया?
बस ऐसे ही लेटा था, नींद आ गई, पता ही नहीं चला, वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, तू खा ले कुछ, अब्बा ने कहा। मैं आपके साथ ही नाश्ता करूंगा, बस चाय पी कर आता हूँ, वो कहकर कमरे से निकल आया और कैंटीन में बैठकर एक कप चाय पी। फिर सिगरेट सुलगाकर आइंदा का प्रोग्राम सोचने लगा कि उसे कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। गो के कराची की निस्बत यहाँ मौके बहुत कम थे, फिर भी वो कोशिश जरूर करना चाहता था। अल्लाह मालिक है। वो सिगरेट एस्ट्रे में डालकर उठ खड़ा हुआ, फिर काउंटर पर जाकर नाश्ते का पूछा कि क्या क्या है। उसके बाद वापस कमरे में आया तो अम्मा के साथ चचा जान और चची जान को देखकर अभी हैरान हुआ था कि नजर फारीना पर पड़ी, जो अब्बा के सिरहाने खड़ी आहिस्ता आहिस्ता उनके कंधे दबा रही थी। कहाँ हो मियाँ? चचा जान की आवाज पर वो चौंक कर उन्हें देखता हुआ बोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आए आप? तुम्हारी तरफ से मायूस होकर, तुम्हें तो फोन कर करके थक गए, कोई जवाब ही नहीं मिला, चची जान ने शाकी होकर कहा। सॉरी चची जान, मैं जल्दी में अपना मोबाइल वहीं भूल आया, उसने कहा तो एक लहजे को फारीना के हाथ अब्बा के कंधों पर ठहर गए थे। फिर वो यूं मसरूफ हो गई जैसे उसे बस यही एक काम हो। तो बेटा पीसीओ से फोन कर लेते, हम कितने परेशान रहे, चचा जान ने कहा। जी मुझे ख्याल आया था, फिर बस वो इसी कदर कहकर रह गया। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, चची जान ने कहते हुए फारीना को इशारा किया तो वो शॉपर्स में से मुख्तलिफ चीजें निकाल निकाल कर प्लेटों में रखने लगी। वो कुछ बेध्यानी में उसे देखने लगा था। क्रीम कलर के प्लेन शलवार सूट में वो खासी मुरझाई हुई लग रही थी। उसे लगा जैसे वो खावर के साथ की गई प्लानिंग में नाकाम होकर टूट रही है। क्या करूं? फिर उसके रास्ते से हट जाऊं? दे दूं उसे तलाक? उसने सोचा और एकदम घबरा कर उठ खड़ा हुआ तो अम्मा पूछने लगी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, वो कहकर बाहर निकला तो फिर कहीं नहीं रुका, सीधा घर आ गया। अम्मा और चचा जान वगैरह वहां नहीं पहुंचे? बेदी ने उसे देखते ही पूछा। पहुंच गए हैं, वो सरसरी जवाब देकर कमरे में जाने लगा कि बेदी फिर पुकार कर बोली, भाई भाभी भी तो आई हैं। कौन भाभी? वो फौरन नहीं समझा था। कोई बहुत सारी भाभियां तो नहीं है, एक ही भाभी है, फारीना भाभी। आखिर में बेदी शरारत से हंसी तो वो उसे टोकते टोकते रह गया। अच्छा जा अपना काम कर, मैं सोने जा रहा हूँ, शोर मत करना, वो कहकर कमरे में आ गया। उस पर अजीब सी झंझलाहट सवार हो रही थी। गुस्सा भी आ रहा था, शायद फारीना पर, क्योंकि उसके ख्याल में वो तलाक का मुतालबा करने यहाँ आई है। ये लड़की भी नहीं सुधरेगी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है या उसने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं, वरना खावर की असलियत कौन नहीं जानता। एक नंबर का फ्रॉड है वो। आखिर फारीना क्यों नहीं समझती? तुम तो समझते हो, ये आवाज उसके अंदर से आई थी। हाँ मैं समझता हूँ, फिर क्या करूं? उसकी झंझलाहट में आजसी भी शामिल हो गई थी। फारीना को समझाओ, वो मेरा यकीन नहीं करेगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? उसके अंदर अजीब सवाल जवाब का सिलसिला था जो खत्म होने में नहीं आ रहा था। आखिर उसने थक कर तकिए में मुंह छुपा लिया। कुछ देर बाद अम्मा और चची जान की आवाजें आने लगी। वो फिर भी नहीं उठा, बल्कि सोता हुआ बन गया। असल में वो इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर गुबार भरा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि चचा जान और चची जान के सामने उसके मुंह से बिला इरादा ही कोई ऐसी बात निकल जाए जो उनके लिए दुख का बायस बने और जिस पर वो खुद भी बाद में नादिम होता रहे। इसलिए वो तकिए में मुंह छुपाए पड़ा रहा था। फिर दोपहर में अम्मा ने खुद आकर उसे उठाया और अब्बा के पास खाना ले जाने को कहा, तो वो बगैर किसी चूं चरा के उनसे टिफिन लेकर बाहर निकल आया। और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो आगे अब्बा के पास सिर्फ फारीना को देखकर उसका मूड मजीद खराब हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बिला इरादा ही कह गया। लहजा भी सख्त था, जिस पर अब्बा ने टोक दिया, ये क्या कह रहा है तू? ये खाना खा ले, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो टिफिन अब्बा के पास रखकर जाने लगा तो फारीना बोल पड़ी, डॉक्टर अभी आए थे, कह रहे थे अगर घर में एहतियात हो सकती है तो आप 1-2 दिन में इन्हें ले जाइएगा। क्यों अब्बा, घर चलेंगे? वो अब्बा के पास बैठकर पूछने लगा। जैसे तुम कहो, अब्बा ने उस पर डाल दिया तो उसने फौरन कोई फैसला नहीं सुनाया और टिफिन खोलकर खाना निकालने लगा। आजा बेटी, तू भी इधर आजा। अब्बा ने फारीना को खाने के लिए बुलाया तो वो उठ खड़ा हुआ। आप लोग खाना खाएं, मुझे एक काम से जाना है, कहकर बाहर निकल गया। शाम रुखसत हो चुकी थी और धीरे धीरे उतरती तारीकी ने अब हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था और वो
जो किसी काम का बहाना करके गया था, वो जाने कहां कहां की खाक छान कर अब आ रहा था। राहदारी में रीलिंग पर झुकी फारीना ने उसे गाड़ी से उतरते देखा, फिर अनजान सी बन गई, और जब वो उसके करीब से गुजरकर कमरे में जाने लगा, तब वो बेख्तियार उसे पुकार कर बोली, अली, अब्बा सो रहे हैं। खाना खाया उन्होंने? वो पलट कर उसके पास आ गया। यही कैंटीन से लिया था? उसने फिर पूछा। नहीं, घर से आया था, वो अब सहूलत से जवाब दे रही थी। घर से कौन लाया? मम्मी डैडी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तुम क्यों नहीं गई उनके साथ? अजीब बेतुकी बात की थी उसने, जिसे महसूस करने के बावजूद वो साबका अंदाज में बोली, अब्बा अकेले थे इसलिए। अच्छा, उसकी जरा सी हंसी में इस्तेज़ा था, जिसे वो फिर नजरअंदाज कर गई। तुम कहाँ चले गए थे? चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। वो उसकी बात अनसुनी कर गया। अब्बा सो रहे हैं, उनके उठने से पहले मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी वो अब सुबह ही उठेंगे। चलो, वो कहकर चल पड़ा तो नाचार वो भी उसके पीछे चली आई, और जब गाड़ी में बैठी तो कहने लगी, अली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खावर से मुताल्लिक? वो फौरन कहकर निचला होंठ दांतों में दबा गया। कोई एहसास था कि कुछ गलत कह गया है। हाँ, मुझे खावर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फारीना ने बात ही इस अंदाज से शुरू की कि वो सुनने पर मजबूर हो गया था। क्या कह रहा है? उसका कहना है कि जब तक मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी, वो सनी को मुझे नहीं देगा। वो रुक रुक कर बताते हुए उन अखियों से उसे भी देख रही थी। तो तुम्हें तलाक चाहिए? उसने चुपते हुए लहजे में कहा, तो वो बेख्तियार फौरन बोली थी, नहीं नहीं। वो हैरान होकर उसे देखने लगा तो वो नजरें चुरा कर बोली, मेरा मतलब है खावर के कहने से नहीं। मैं उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। वो कहे शादी कर लो तो मैं शादी कर लूं, और वो कहे तलाक ले लो तो मैं तलाक ले लूं, और दोबारा उसकी तरफ लौटना तो दूर की बात, मैं कभी उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। अली की हैरतों में इजाफा ही होता जा रहा था। नीम व होठों से कोई बात निकलने को बेताब थी, लेकिन कुव्वते गोयाई साथ नहीं दे रही थी। और सुनो अली, कदरे रुक कर वो फिर गोया हुई, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी तुम कोई फैसला मत करना, वरना खावर ये समझेगा कि हम उसकी शर्त से हार गए। हाँ, जब मैं सनी को हासिल कर लूं तब। जाने उसकी आवाज साथ छोड़ गई थी या खुद ही वो खामोश हो गई थी। वो कितनी देर उसे देखे गया, फिर पहले खंकार कर गला साफ किया, फिर पूछने लगा, सनी को कैसे हासिल करोगी? डैडी, मैंने डैडी को बता दिया है, और यहाँ से जाकर वो कोर्ट से रुजू करेंगे। उसने बज़ाहिर उसकी बात पर हूं की आवाज निकाली थी, जबकि दर हकीकत उसके सीने से जैसे कोई वजनी बोझ रख गया था। फिर बकिया रास्ता खामोशी में कटा, और जब वो उसके साथ घर में दाखिल हुआ तो आगे जज़जान उसके इंतजार में बैठे थे। छूटते ही पूछने लगे, कहाँ चले गए थे मियाँ? बस एक काम से। वो जवाब में इसी कदर कहकर उनके पास बैठ गया। जॉब के सिलसिले में? उन्होंने पूछा तो वो हैरान हुआ। जी, मुझे तुम्हारे अब्बा ने बताया है, लेकिन बेटा यहाँ जॉब की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा तो वो सर झुका कर बोला, मैं अब्बा के साथ रहना चाहता हूँ। जरूर रहो, लेकिन क्या जरूरी है कि यहाँ? मेरा मतलब है सबको वहीं ले चलो, और मैं तो बहुत अरसे से भाई साहब से कह रहा हूँ, लेकिन वो ये आबाई घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। जी, अब्बा ये घर छोड़ने को तैयार नहीं, और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। अहमद भी यहाँ नहीं है, और आप उनकी हालत देख रहे हैं। उसने कहा तो चचाजान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, हाँ बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम्हें उनका एहसास है, और मैं तुम्हें और अच्छी बात बताऊं, तुम्हारे अब्बा कराची चलने पर आमादा हो गए हैं। कब? उसने बेयकीनी से पूछा था। शाम में उनके पास गया था तो बात की थी, और वो राजी हो गए हैं। तुम्हारी अम्मा और बहनें भी वहां जाने से खुश हैं, और बेटा मैं समझता हूँ कि यही बेहतर है। आगे तुम्हारी जो मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम खुद हर पहलू से सोच लो। चचाजान ने आखिर में फैसला उस पर छोड़ दिया। अब मैं क्या सोचूं चचाजान, जब सब राजी हैं? वो मुस्कुरा कर बोला, अब बात चलने फिरने के काबिल हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम सब वहीं आ जाएंगे। खुश रहो। और हाँ, हम सुबह जा रहे हैं, चचाजान ने बताया तो वो फौरन बोला, इतनी जल्दी? फिर आ जाएंगे, बल्कि अब तो तुम सब आओगे। जी, मुझे इजाजत दीजिए, अब्बा वहाँ अकेले हैं। वोट खड़ा हुआ, हाँ हाँ जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। वो कमरे से निकला तो बरामदे में रुककर ये जानने की कोशिश करने लगा कि फारीना कहाँ होगी। तभी बेदी के कमरे से हंसने की आवाज आई तो वो उसी तरफ बढ़ा।
फिर एकदम दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो वो जो बेदी के साथ लेटी थी एकदम उठकर बैठ गई। तुम लोग अभी सोई नहीं? उसे और कोई बात नहीं सूझी। और आप अभी तक यही हैं? अब्बा के पास नहीं गए? बेदी ने कहा तो वो उसे घूर कर बोला, जा रहा हूँ। तो जाए ना, पहले अच्छी सी चाय पिलाओ। वो कनखियों से फारीना को देख रहा था जो अपने नाखूनों से खेल रही थी। हाय भाई, ये चाय का कौन सा वक्त है? बेदी ने एहतजाज किया। चाय का कोई वक्त नहीं होता, चलो उठो, उसने कतरे रोब से कहा तो बेदी बड़बड़ाती हुई उठकर चली गई। तब वो फारीना से बोला, तुम भी उठो। मैं? वो अपनी तरफ इशारा करके उसे देखने लगी। हाँ तुम। उसने एकदम उसकी कलाई थाम कर उठा दिया और उसी तरह उसे खींचते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। अली, अली, ये तुम। वो बौखला रही थी, कहीं दूर नहीं ले जा रहा। उसने छत पर कदम रखते ही उसे खींचकर अपने सामने कर लिया और उसके चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, वैसे चाहूं तो ले जा भी सकता हूँ। जानती हूँ, वो कहकर उसकी तरफ से रुख मोड़ गई तो वो फौरन उसके सामने आ गया। क्या क्या कहा? जरा फिर से कहना। सॉरी, मैं अपनी बात दोहराती नहीं हूँ। बहुत बेनियाज सी बन गई। लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगे मैं उसे बार बार सुनना चाहता हूँ, उसने कहा तो वो कंधे उचका कर बोली, सॉरी। तुम कभी नहीं बदलोगी, वो गहरी सांस के साथ बोला। क्या तुम चाहते हो कि मैं बदल जाऊं? वो उसे देखने लगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता नफी में सर हिलाने लगा। फिर यूं ही सर ऊंचा किया तो आसमान के सीने पर जगमगाते बेशुमार सितारों को देखकर उसे मुखातिब करके पूछने लगा, फारीना, तुमने पहले कभी ऐसी तारों भरी रात देखी है? नहीं, वो सितारों को देखते हुए खो सी गई थी। कितने लम्हे सरक गए, सिर्फ खामोशियां गुनगुना रही थीं और उन दोनों की नजरें आसमान पर थीं, जहां सितारों का राज था। जब नीचे से बेदी ने पुकारा तब फारीना चौंक कर उससे बोली, अली, बेदी बुला रही है। वो उसे यूं देखने लगा जैसे तुमने कुछ कहा। बेदी चाय के लिए बुला रही है, मैं जा रही हूँ, वो कहकर जाने लगी तो उसने पुकार लिया, सुनो फारीना। वो पलट कर सवालिया नजरों से देखने लगी। सुबह तुम जा रही हो? उसने जरा सा इस बात में सर हिलाया तो वो गालबन कहना कुछ और चाहता था, लेकिन दिल में मुबहम सा खदशा जबान पर आ गया। मेरा इंतजार करोगी? वो फौरन कुछ नहीं बोली, उसे देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जब सीढ़ियों के पास पहुंची तब हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, और देखो, शाम ढलने से पहले आ जाना। उसके साथ ही सीढ़ियां उतर गई तो वो मंझधार से निकलकर यूं मुस्कुराया कि उसके साथ कायनात की हर शय मुस्कुराने लगी थी। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने अख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।